हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स का रिवीजन क्लास है ये। इकोनॉमिक्स के जितने भी आपके 15 से 20 साल में यूपी ट्रिपल एससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं, उनकी टोटल नंबर ऑफ संख्या जो है वो है 300 कुछ है, ठीक है। 150 क्वेश्चंस हमने ले लिए, टॉपिक वाइज हैं ये क्वेश्चंस। अब इस क्वेश्चन को कराने में ना सिर्फ आपको केवल वो ऑप्शन पता नहीं चलेगा, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आसपास की मैं सारी जानकारी देते चलूँगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी पूरा जो है ना सब्जेक्ट वो क्लियर हो जाएगा। अगर आपने सही से हर एक चीज़ सुन ली और पढ़ ली तो ये समझ लेना कि फिर इकोनॉमिक्स में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बहुत ध्यान से करना। ये वो सेक्शन है जिसमें स्टूडेंट को सबसे अच्छा लगता है। मैक्सिमम टीचर जो है ना ऐसे ही पढ़ाते हैं, एमसीक्यूज ओपन कर लिए और बताने लगे, कॉन्सेप्ट वो भी नहीं बताते हैं। लेकिन अब आपको देख के पता चलेगा कि हमारे लिए कितना ईजी है ये काम। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा मुख्य फोकस रहता है ना पहले कि फाउंडेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप कुछ भी पढ़ाओ, बाद में उस पर कोई भी चीज़ें आप ऐड करते रहो। इसलिए हमने पहले ठोस सब्जेक्ट खत्म कराने पर ध्यान दिया। अब इस चीज़ पे आते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं। ठीक है, तो जिसमें ये क्या बोला है कि व्यक्ति की या तो व्यक्ति का स्वामित्व हो या व्यक्तियों के समूह का। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है सार्वजनिक क्षेत्र, बिल्कुल नहीं होगा। इसमें किसका स्वामित्व होता है? गवर्नमेंट का। राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम, ये डायरेक्ट ही बोल रहा है राज्य का स्वामित्व मतलब गवर्नमेंट का। निजी क्षेत्र, यस। या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या पब्लिक लिमिटेड हो या पार्टनरशिप हो। ये सब क्या होते हैं? आपके निजी क्षेत्र होते हैं जिसमें किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का स्वामित्व होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया निजी क्षेत्र। अगला आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। नियोक्ता मतलब जो नौकरी देता है या रोजगार देता है, तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है? तो पहले मैं क्षेत्र बता दे रहा हूं आपको। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है आपका एग्रीकल्चर मतलब कृषि, और एलाइड कृषि के साथ ही जो चीजें और संबंधित हैं वो चीजें। ठीक है। दूसरा चीज आता है आपका माइनिंग और क्वेरिंग। ये क्या होता है? जो आप खनन वगैरह करते हो ना, मतलब जो भी प्रकृति में नेचुरल रूप में मिलता है, तो पहला स्टेज होता है आपका प्राथमिक क्षेत्र। जब कृषि का यही उत्पाद या इन उत्पादों को लेके आप क्या करोगे, किसी मशीन में डालोगे या हाथ से ही कुछ नई चीज बना दोगे, तो वो क्या कहलाएगी? उद्योग। जब इसका उपयोग ये कच्चा माल की तरह उपयोग करके कुछ नई चीज बना लोगे, जैसे आपको कृषि में क्या मिला है? आपको गेहूं। गेहूं का आपने आटा बना दिया, आटा हो गया आपका उद्योग। आटा आपका प्राथमिक नहीं है। आटे से ब्रेड बना दिया, वो फिर से उद्योग हो गया। ठीक है, तो कृषि उद्योग होता है द्वितीयक क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र होता है सेवा। उद्योग तो आपको समझ में आ गया होगा। सेवा क्या होती है? जिस चीज में आप केवल सर्विस देते हो, आपको उसका पैसा मिलता है। जैसे दूरसंचार। दूरसंचार में क्या है? कंपनियों ने आपको बोल दिया कि आप फोन कर सकते हो, फोन करने की आपको सर्विस दे रहे हैं, आप रिचार्ज करा रहे हो, पैसा दे रहे हो। ठीक है। परिवहन, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पूरी जो है वो सेवा क्षेत्र है। तो इस प्रकार से ये हो गया सेवा क्षेत्र। तृतीय चतुर्थक क्षेत्र भी होता है। इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट आ जाता है, R&D वगैरह। तो ये हो गया। अब लगा लो कि सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? प्राथमिक क्षेत्र ही। कृषि में आज भी 46% से ज्यादा जनता क्या है? कृषि से रोजगार प्राप्त कर रही है। ठीक। वन दरोगा में क्वेश्चन भी आया था, आजीविका का साधन भी है 46 से 47% का। आगे आते हैं, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां क्षेत्र से संबंधित होती हैं। जब कोई विकासशील अर्थव्यवस्था होती है तो सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र आता है, फिर द्वितीयक आता है, फिर तृतीयक आता है। ठीक है। तो जब कोई अर्थव्यवस्था विकासशील से अल्प विकसित होती है, फिर विकासशील होती है और फिर होती है आपकी विकसित। तो प्राथमिक क्षेत्र तो शुरुआती होता है, कृषि वगैरह, खनन वगैरह ये सब। द्वितीय क्षेत्र क्या होता है? कभी कभी क्या होता है, प्राथमिक से डायरेक्ट तृतीयक ज्यादा विस्तृत हो जाता है। जैसे इंडिया में हुआ कि जो प्राथमिक क्षेत्र है द्वितीयक विकसित हो रहा था, लेकिन तृतीयक ज्यादा हो गया। सेवा क्षेत्र सबसे ज्यादा है, 56% जीडीपी में योगदान देता है तृतीयक क्षेत्र, 55-56% के लगभग। ठीक है, तो ये चीज हो जाती है, लेकिन प्राथमिक जरूरी है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र। देखो आज की जो क्लास होने वाली है ना, आप ये समझ लेना कि आपकी कई क्लासों का यहाँ पे सार मिल जाएगा। अगर सही से ये सुन लिया तो इकोनॉमिक्स का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जो करंट के यहाँ क्वेश्चन आएंगे वहां मैं क्षेत्र बता दूंगा, क्योंकि वो तो इरिलीवेंट हो गया वो डेटा। लेकिन मैं क्षेत्र बता दूंगा कि ये नया डेटा आप अपडेट कर लेना।
जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके एमएसपी वाले, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसकी कितनी है, उसका मैंने एक नया डेटा निकाला है, वो आपको दे दूंगा। कुछ और चीज़ें, वो डेटा जो देने लायक होगा वो बता दूंगा, बाकी आपको बताएंगे कि ये डेटा आप कहाँ से कलेक्ट कर लो। अब आ गया, जब हम चीनी या गुड़ का उत्पादन करते हैं तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुसार किस प्रकार के क्षेत्र की गतिविधि है। फिर से आ गया, चीनी या गुड़ का उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, गन्ने का नहीं किया जा रहा। अगर गन्ने का उत्पादन होता तो प्राथमिक क्षेत्र हो जाता। गन्ने से आप क्या चीनी या गुड़ बना रहे हो तो द्वितीयक क्षेत्र हो जाएगा, अपने आप उद्योग में चला जाएगा। आगे आते हैं, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। अभी अभी बताया मैंने, तृतीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र उद्योग है और प्राथमिक क्षेत्र आपका कृषि है, ठीक है। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है। संसाधनों पर निजी क्षेत्र का अधिकार होता है और केवल लाभ की दृष्टि से काम किया जाता है। जो समाजवादी क्षेत्र होता है उसमें क्या होता है कि संसाधनों पर राज्य का मतलब सरकार का अधिकार होता है और कल्याण के हिसाब से ही काम किया जाता है, सामाजिक न्याय के हिसाब से, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। आगे आते हैं, निम्न में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक श्रम अवशोषक क्षेत्र है। ये भी वही चीज हो गई कि सर्वाधिक रोजगार किस क्षेत्र में आदमी आश्रित है रोजगार के लिए, या सबसे ज्यादा श्रमिक किस क्षेत्र में है। तो कौन सा क्षेत्र है आपका, प्राथमिक क्षेत्र है कृषि। इसमें अभी जो मैंने डेटा दिया 46 से 47% व्यक्ति अभी भी कृषि पर डिपेंडेंट है या कृषि कार्य करते हैं। आगे आ जाते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझावों से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। तो अमर्त्य सेन ने क्या क्या सुझाव दिए थे, ठीक है, इन कथनों पर विचार करना है। तो इन्होंने बोला था पहला कि इसे वस्तु उन्मुख होना चाहिए, बिल्कुल नहीं बोला था। वस्तु उन्मुख कोई चीज होगी तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ही नहीं है। इसे जन उन्मुख होना चाहिए, मतलब व्यक्तियों के उन्मुख होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, ये भी बोला था। और विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए, ये भी बोला था। अब मैं बताता हूँ ये बात क्या है। जो अमर्त्य सेन है उन्होंने एक कल्याणकारी अर्थशास्त्र का प्रतिपादन किया था, कल्याणकारी अर्थशास्त्र, इसी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक। इन्होंने जो साउथ के राज्य हैं कर्नाटक केरल, यहाँ पे अपना एक कल्याणकारी अर्थशास्त्र वाला जो है प्रिंसिपल वो लगाया, यहाँ की सरकारों ने इनको मौका दिया। तो इन्होंने बोला कि पहले तो शिक्षा स्वास्थ्य में इन्वेस्ट करो, आप मानव पूंजी में स्किल उनके अंदर डेवलप करो, इसके बाद अपने आप राज्य तरक्की करेगा। इस प्रकार से किया, चीजें हो गई। तो ये जन उन्मुख होना चाहिए, सबसे निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए और विश्व अर्थव्यवस्था में इसके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। तो कौन कौन हो गया, 2, 3, 4। अब देखो ये नीचे एग्जाम भी दिया है कि किस एग्जाम में क्वेश्चन आया था। आगे आते हैं, ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। उस समय निम्न में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था। ये बोल रहे कौन सा व्यवसाय नहीं था, कृषि बिल्कुल था, यही मेन था। हस्तशिल्प था, मैं हिस्ट्री में आप लोग पढ़ चुके होंगे। निर्माण विनिर्माण, निर्माण मतलब क्या होता है, किसी चीज का निर्माण कर रहे हो, दरी भी बना रहे हो तो वो निर्माण है, कालीन बना रहे हो तो ये सब चीजें तो चल ही रही, वस्त्र निर्माण, तो ये भी था। पर्यटन उतना बड़ा उद्योग नहीं था कि कोई यहाँ पे पर्यटन करने इतना आता हो और राज्य की इतनी बड़ी आय होती हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी इसका आंसर। आगे आ जाते हैं, आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं। तो आवश्यकता विहीनता सिद्धांत जो है आपका, एक मिनट, इसके प्रतिपादक अर्थशास्त्री कौन है, सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है, प्रोफेसर जेके मेहता, इसमें तो कुछ वो नहीं है। आगे आते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है। तो एन आपका जो मैंने बताया कि सेवा क्षेत्र सर्वाधिक योगदान देता है, लेकिन मेरुदंड की बात हो रही तो वो कृषि क्षेत्र है, क्योंकि सर्वाधिक लोग 46 से 47% लोग इसी पे आजीविका के लिए डिपेंडेंट है। ये तो छोटी सी बात होगी। जब कृषि क्षेत्र की बहुत सारी वस्तुएं आपकी उद्योगों में कच्चे माल के रूप में उपयोग हो रही, तो कच्चा माल भी यहाँ से मिल रहा है। जब यहाँ से लोग कमा रहे हैं, किसानों की आय बढ़ रही है, आय बढ़ेगी तो किसान क्या करेगा, उसकी क्रय शक्ति क्षमता बढ़ जाएगी, क्रय क्षमता बढ़ेगी तभी तो वो चीजें खरीदेगा उद्योग वाली, नहीं तो उद्योग वाले बनाएंगे क्यों अगर इसकी क्रय क्षमता ही नहीं है। तो यहाँ से भी एक चीज है, तो कृषि ही ओवरऑल घुमा फिरा के आपका अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है। आगे आते हैं, निम्न में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल है, तीनों क्षेत्र बता चुका हूं आपको कि प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ रोजगार, टोकरी बुनने वाला बिल्कुल है,
प्राथमिक चीज़ें यूज करता है। कुम्हार बिल्कुल है, और माली फूल वगैरह बीनता है। ठीक है, तो ये सारे प्राथमिक क्षेत्र हैं। मिट्टी से सीधा घड़ा बना देता है, टोकरी सीधी लकड़ी उठाई उससे बना दिया, माली है। लेकिन जो पुजारी है वो सेवा दे रहा है, सर्विस कर रहा है, तो ये सेवा क्षेत्र वाला है, तो ये नहीं होगा क्वेश्चन, मतलब इसका जवाब क्या होगा, डी। अब आते हैं स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। हाँ, ये चीज आपको नोट करनी है, जितनी भी पंचवर्षीय योजना है आपको 1 से फर्स्ट, तो कब आई, कब से कब तक आई, तो 1951 से 56 तक आई पहली वाली, फिर 56 से 61 तक, फिर 61 से 66 तक, फिर 66 से 69 तक आपका क्या था, गैप था 3 साल का, क्योंकि यहाँ पे इंडिया के युद्ध हो गए थे, दो युद्ध हो गए थे इंडिया के, और आर्थिक अर्थव्यवस्था है बड़ी खराब स्थिति में आ गई थी। इसके अलावा क्या था कि अनाज की भी कमी हो गई थी। हरित क्रांति का भी यही दौर होगा, शुरुआत भी यहीं पे होगी। तो 69 तक गैप था, फिर 69 से आपकी पंचवर्षीय शुरू होगी। तो 69 से जो आपकी पंचवर्षीय शुरू हुई थी, उसमें ही ये आपका क्या किया गया था, स्थिरता के साथ विकास। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे हुआ था आपका कि हरित क्रांति स्टार्ट हो गई थी, भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में अब अच्छा ठीक ठाक खाद्यान्न उत्पादन होने लगा था, तो इन्होंने बोला कि स्थिरता भी रहनी चाहिए इस चीज में और विकास भी होना चाहिए। ठीक, तो ये चीज, पहला मॉडल आपका कौन सा था, हेरोड-डोमर मॉडल, हेरोड-डोमर। द्वितीय मॉडल कौन सा था, पीसी महालनोबिस थे, तो महालनोबिस मॉडल था। भारी उद्योग इसी पंचवर्षीय में जो द्वितीय है उसमें स्थापित किए गए। इस तरीके से सारा पढ़ लेना, कौन सा मॉडल था, कब से कब तक था, क्या काम था, और कोई अगर उसकी थीम हो, कोई नारा हो, है ना, तो वो चीज। तो ये कौन सी होगी आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना। आगे चलते हैं। निम्न में से किस संस्थान ने जुलाई 2022 में विकासशील देशों में जीवन यापन की लागत के संकट नामक शीर्षक से रिपोर्ट जारी। ये करंट का है, देखो करंट इंपॉर्टेंट नहीं है, करंट क्योंकि बदल चुका है, ठीक है, लेकिन ये क्षेत्र देखो कि ये क्षेत्र, दूसरी चीज जो संस्थान निकालता है वही आगे ये रिपोर्ट निकालेगा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रहने दिया। और ये क्या है, यूएनडीपी। कोई भी क्वेश्चन इसलिए नहीं हटाया कि जो चीज आपके अभी काम की नहीं है तो वो आपको वो क्षेत्र पता चलेगा, वो आप वो चीज तैयार कर लोगे अपडेट करके। तो यूएनडीपी निकालता है कौन सी, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज, ये वाली जो रिपोर्ट है। आगे आते हैं, मानव पूंजी में निवेश किसके द्वारा किया जा सकता है। पहले तो मानव पूंजी समझ लो, पहले तो मनुष्य है, मनुष्य को पूंजी बनाना है, मतलब उसकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना। मनुष्य कुछ उत्पादन करे, उत्पादन क्षमता क्या, मनुष्य की बढ़ाना, तो मनुष्य की उत्पादन क्षमता बढ़ा दोगे मानव पूंजी हो जाएगी। उत्पादन क्षमता कैसे बढ़ेगी, पहले तो मनुष्य स्वस्थ होना चाहिए, तो आप स्वास्थ्य में निवेश करोगे। फिर शिक्षित होना चाहिए, शिक्षा आ गई। इसके बाद उसके अंदर कुछ स्किल होनी चाहिए, शिक्षित तो हो गए लेकिन उनको कुछ करना नहीं आता, तो स्किल दे दीजिए, मोबाइल सुधारना सिखा दिया, कुछ भी स्किल एक दे दी, आईटी सॉफ्टवेयर वगैरह बनाना सीख गया। तो 3 चीजों में अगर आप निवेश करते हो तो मानव पूंजी में निवेश होता है, जिसी को बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो क्या हो जाएगा, शिक्षा भी हो जाएगा, प्रशिक्षण भी हो जाएगा और चिकित्सा हो जाएगी, मतलब तीनों हो जाएंगे। देखो सारे टॉपिक आपके एक एक क्वेश्चन से क्लियर होते जा रहे हैं, ठीक है। भारत में प्रथम आर्थिक जनगणना किस वर्ष में की गई थी। प्रथम आर्थिक जनगणना आपकी 1970 में की गई थी। सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ देखना नहीं। अच्छा, ये जो पीडीएफ है इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन तो वैसे मैक्सिमम लोगों के पास होगा, नहीं होगा तो हम इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे, वहां से भी आप देख सकते हो, यहाँ से समझ लो। सॉल्यूशन इसलिए हटा है ना, वो आप लिखित भाषा में पढ़ते हो ना, कुछ समझ नहीं बनेगी ना समझ में आएगा। यहाँ जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ इसको सुनते चलो, पूरी समझ बन जाएगी आपकी कि क्या है क्या नहीं है, कैसे होता है काम, और इसके बाद उसको देख लेना एक बार। आगे चलते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो राष्ट्रीय आय का आकलन करती थी आपकी सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, और एक होता है एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता था, ये बेरोजगारी के आंकड़े, निर्धनता के आंकड़े ये जारी करता था एनएसएसओ। अभी 2019 में गवर्नमेंट ने क्या किया कि इन दोनों को मिला के बना दिया नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। स्टैटिस्टिक्स जो होती है आपकी आंकड़े वाली, किसी भी देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मॉस्पी करके जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन, ये मंत्रालय होता है भारत सरकार का, इसी के अंडर में ये आपके एनएसएसओ वगैरह आते थे। लेकिन अब इनको मर्ज कर दिया तो ये एनएसओ हो गया, इन दोनों को मर्ज कर दिया, एनएसओ बन गया।
लेकिन अभी भी कहीं कहीं CSO ही दिया रहता है। जैसे किताबें अपडेटेड नहीं हुई, वैसे पूछने वाले भी अपडेटेड नहीं हुए। तो अगर NSO ना दिया हो, ये अलग अलग दिए हो, तो आपको CSO लगा देना है। अगर NSO दिया है तो NSO लगा देना है। ठीक है, सारे आंकड़े बता दिए कौन कौन सा देता था। और जो महंगाई वाले CSO और भी आंकड़े देता था, जो आपकी महंगाई है, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI, ये भी देता था। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखना। अब भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, कलकत्ता। अब कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो सबसे बड़े सांख्यिकीविद यही थे, PC महालनोबिस। और सांख्यिकी का मतलब है जो सुपर कंप्यूटर होता है ना, वो गणती गणना तो करता है, ये सांख्यिकी बहुत सारा डेटा होता है, करोड़ों में डेटा होता है, उसको छांट के किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, ये होता है सांख्यिकी। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी देश के लिए। ठीक है, तो यही महालनोबिस जो थे बहुत बड़े वैज्ञानिक और सांख्यिकी विद थे। तो इन्होंने ही की थी कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना। आगे आते हैं, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि योगदान। तो देखो, ये जिस टाइम का क्वेश्चन है, उस टाइम पे बीच में कृषि का योगदान 14 पॉइंट कुछ % भी गया था। जब 2016 के आसपास मोदी गवर्नमेंट ने जो GDP गणना है, वो गणना करने वाली विधि बदली थी, तो 14% चला गया था, फिर धीमे धीमे बढ़ा, 15-16% तक हो गया। और इस टाइम पे 18 पॉइंट कुछ है, 18.2 या 18.8% है कृषि का योगदान। ठीक है, GDP में। तो उस टाइम पे ये 15 था, और अभी क्या है, 18 के आसपास है। GDP में किसी का योगदान जैसे ही घटता जाएगा, समझो आप विकसित होते जा रहे हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि कृषि में क्या है, विकास दर घट गई। कृषि की वृद्धि दर ज्यों की त्यों है या बढ़ रही है, लेकिन उद्योग और सेवा क्षेत्र ज्यादा तीव्र गति से बढ़ रहा है। आगे आ जाते हैं, सकल घरेलू बचत में कौन प्रमुख योगदान करता है? किसकी बात हो रही? बचत की। ध्यान रखना, बचत कौन करता है सर्वाधिक? बचत होती क्या है? पहली चीज तो बचत वो होती है कि जो आम लोग होते हैं, वो पैसा अपने खर्च सब निकाल के कुछ बचा लेते हैं। आम लोग भी बचाते हैं, निजी कंपनियां भी बचाती हैं, और सरकार भी बचाती है। अब इस बचत को क्या करेंगे, आम लोग होते हैं बैंकों में रख देते हैं। बैंक में रख के बैंक दे देते हैं जो निजी कंपनियों को, तो निजी कंपनियां इसका निवेश करके फैक्ट्रियों में लगा देती हैं पैसा, और फिर इस पे उत्पादन होता है। तो सर्वाधिक जो बचत है घरेलू लोग, जो डोमेस्टिक सेक्टर है, निजी लोग हैं, 80% बचत देश की ये लोग करते हैं। 15 से 18% आपके ये करते हैं निजी सेक्टर, और 2 से 3% आपकी करती है कौन सी? सरकार की बचत। सरकार के पास ज्यादा पैसा नहीं होता। ठीक है, तो सर्वाधिक बचत कौन कर रहे हैं? आपके परिवार, डोमेस्टिक सेक्टर। आगे आ जाते हैं, सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है, क्योंकि इसमें सम्मिलित होती है। मैंने सकल और निवल बहुत डिटेल में पढ़ाया था। तो वो कुछ लोग बोले ना, कुछ लोग बहुत आलसी होते हैं, उनको अभी समझ में ही नहीं आ रहा कि आप आए कहाँ हो। वो हर जगह ना चीज़ों को कंपेयर करते रहते हैं, कहीं से कुछ भी मिले। मैं बताता हूँ, थोड़ा सा आलस त्यागना पड़ेगा। आलस त्यागो। अगर आप वो क्लास पढ़ चुके होते ना, तो जितने भी मुझे मिलते हैं ना UPSC वाले या UP PCS वाले, उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। और जिनको भी वो क्लास मिल जाती है ना, वो ये सोचते हैं कि क्या बेहतरीन तरीके बताएं। आप लोग कुछ चीज़ें मिल रही फिर भी नहीं कर पाए। वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में कराया था कि जो शकल होती है वो क्या होती है? GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जो निबल होती है वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है। ग्रॉस से नेट में क्या करना? मूल्य ह्रास घटा दे। तो मूल्य ह्रास क्या होता है आपका? कि कोई चीज आपकी फैक्ट्री में लगी है, तो फैक्ट्री में घिसावट हो रही, टूट फूट हो रही, पूंजी का कुछ ह्रास हो रहा है, तो ही हो गया। तो पूंजी की जो आप खपत करते हो वो भत्ता होता है। इसमें डायरेक्ट मूल्य ह्रास नहीं दिया है, घुमा के दे दिया। तो विदेशी आय तो बिल्कुल नहीं होती है, कि विदेशी आय सम्मिलित होती नहीं है इसमें। अप्रत्यक्ष कर इसमें सम्मिलित नहीं होते, प्रत्यक्ष कर सम्मिलित नहीं होते, लेकिन क्या होता है? पूंजी खपत भत्ता, ये सम्मिलित होता है। आगे चलते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूंजी खपत। वर्ष 2014-15 की तुलना में भारत की प्रति व्यक्ति आय, ये आपका बिल्कुल करंट का है, तो आपको क्या गया? प्रति व्यक्ति आय। ये मैंने जो दिया था आपको वीडियो इकोनॉमिक्स वाला, उसमें सब कुछ दिया पूरा बजट में। प्रति व्यक्ति आय क्या है, देश की कितनी आय है क्या नहीं है, वहां से आप अपडेट कर लेना। इसको कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेटा पुराना हो गया। 1947 में भारत में प्रति व्यक्ति की वार्षिक आय कितनी थी? ये भी आपका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। निम्न में से कौन अर्थशास्त्री उनमें से नहीं थे? ठीक है, तो ये बोल रहा है कि कुछ भारतीय अर्थशास्त्री वो थे जो भारत सरकार की आय का क्या निकालने का वो करते थे, कि भारत की आय कितनी है। ठीक है, राष्ट्रीय आय। दादा भाई नौरोजी, मैंने बताया ना, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया नामक लेख लिखा था इन्होंने।
तो और धन के दोहन का सिद्धांत, तो ये भी कर रहे थे। बी के आर वी राव, वैज्ञानिक विधि से अगर भारत की जीडीपी किसी ने निकाली थी तो कौन थे? यही थे। आर सी देसाई भी आपके किससे, इसी से संबंधित थे, लेकिन इनके बारे में मैं बता चुका हूं। ये क्या थे? सांख्यिकी विद थे, वैज्ञानिक थे, अर्थशास्त्री ये नहीं थे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। ये क्या था? 24वां कि 1947 में भारत में प्रति व्यक्ति की वार्षिक आय कितनी थी? ठीक है, तो प्रति व्यक्ति की वार्षिक आय कितनी थी? 249। ये चूंकि बहुत पुराना है, दैट मीन्स ये करंट का नहीं है, तो ये आ सकता है, फिर से भी रिपीट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। कृषि विपणन की व्यवस्था में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाए गए 3 नीतिगत उपाय कौन से हैं? विपणन समझते हो? विपणन होता है कृषि की जो उपज है उसको बेचना, विक्रय करना। विक्रय करने के लिए क्या करते हैं? मंडियां बनाती है सरकार, या खुद खरीदती है तो एफसीआई के माध्यम से खरीदती है, या उसको वेयर हाउस बना देती है तो उसमें रख दो, बाद में बेच दो, ये चीजें करती है। तो सबसे पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य बिल्कुल उसी के लिए कि इतनी रेट पे आप बेचोगे, इससे कंपनी बिकनी चाहिए। बफर स्टॉक का रख रखाव, ये क्या है? भंडारण, वेयर हाउस। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जब सरकार यहाँ से खरीदती है एफसीआई के माध्यम से, बाद में इसको पीडीएस की दुकानों पे बेचती है। और पीडीएस में बताएं, पीडीएस का जो भी खर्चा है केंद्र सरकार उठाती है। लाभार्थी कौन कौन होंगे ये राज्य सरकार तय करेगी, किस किस को मिलेगा राशन। और पीडीएस की दुकानें राज्य सरकारों की होंगी, लेकिन खर्चा जो होगा वो केंद्र सरकार देगी। तो ये तीनों आ जाएंगे इसमें। तीनों इससे किससे संबंधित है? विपणन व्यवस्था में सुधार से संबंधित। क्योंकि पीडीएस की दुकानें नहीं होगी तो सरकार खरीदेगी नहीं, खरीदेगी नहीं तो एमएसपी नहीं मिल पाएगी फिर। निम्न में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? एम एस स्वामीनाथन, कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर दुनिया में हरित क्रांति के जनक बोलो तो नॉर्मन बोरलॉग। इनको नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है, कभी कभार दे देते हैं कि नोबेल कृषि में नोबेल पुरस्कार मिला, कृषि में नहीं मिलता है, तो नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्मन बोरलॉग को मिला हुआ है। आगे आते हैं। और वर्गीज कुरियन क्या है? श्वेत क्रांति के जनक हैं, दुग्ध उत्पादन के। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? आ गया क्वेश्चन देखो, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। बलवंत राय मेहता क्या है आपके? त्रिस्तरीय जो ग्रामीण है स्वशासन उससे संबंधित है, 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, आगे आते हैं। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री थे आपके पीवी नरसिम्हा राव, और वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, इसलिए इसको बोला जाता है राव मनमोहन नीति। ठीक, आगे। निम्न मशरूम प्रकारों में से कौन सा एक भारत के कुल उत्पादन में प्रमुख योगदान करता है? ये क्वेश्चन तो जब मैंने पेट दिया था उसी टाइम आया था मेरे पेट में, उस टाइम 89 मार्क्स थे, 89.30 टोटल मार्क्स हैं, परसेंटेज था 99.972। इसकी मार्कशीट पड़ी होगी, डाल रखी है मैंने यूट्यूब पर। ठीक है, तो ये था बटन मशरूम। आपने देखा होगा मशरूम जो होता है व्हाइट कलर का बिकते हैं, मशरूम देखा होगा ना, इस तरीके का मशरूम बिकता है व्हाइट कलर का, तो ये बटन जैसा दिखता है ये वाला, और व्हाइट है ही, तो सब व्हाइट बटन मशरूम सर्वाधिक उगता है इंडिया में। इनमें से किस आयोग ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशंसित करना अनिवार्य बनाया? कौन सा आयोग है ये आपका? देखो, इस टाइम पे न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन देता है? कृषि लागत एवं कीमत आयोग। 1965 में आपका बना था कृषि कीमत आयोग। इसी ने बोला कि एमएसपी दी जानी चाहिए। जब इसने बोला कि एमएसपी दी जानी चाहिए तो एमएसपी देनी शुरू हो गई 1966 के लिए। 65-66 मतलब 65 के लास्ट में, 66-67 के लिए दी थी। तो सबसे पहले चावल या धान के लिए एमएसपी शुरू हुई थी, पहली फसल ऐसी थी। अभी भी पूछा जाता है एमएसपी में कितनी फसलें आती हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट के अंडर में आता है, गवर्नमेंट इसमें ऐड भी करती रहती है फसल, या घटाती भी रहती है, अधिकतर एडिशन ही करती है। जैसे मसूर कुछ समय पहले नहीं था, मोदी गवर्नमेंट ने ऐड किया। तो कई जगह एमएसपी दिया रहता है कि 22 फसलों के लिए, कई जगह 23+1 दिया रहता है कि गन्ने का एफआरपी, फेयर एंड रिम्यूनरेबल प्राइस, तो ये भी दिया रहता है। लेकिन अभी मैं बताऊंगा, मैंने एकदम एग्रीकल्चर विभाग का डेटा निकाला है, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा एमएसपी वाला, क्योंकि बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गेहूं और धान की एमएसपी तो आपकी पूछ ही ली जाती है, तो ये आपको तैयार करके जाना है। तो ये 65 में, 66 में इसने जारी कर दी, तो इसकी सिफारिश पर जारी की थी 1985, 20 साल बाद। इसका नाम क्या हो गया था? कृषि लागत एवं कीमत आयोग। यहाँ पे लागत जोड़ दी गई थी, पहले कीमत था, तो कृषि लागत एवं कीमत आयोग हो जाएगा इसका आंसर।
आगे चलते हैं। वर्ष 2017-18 में कॉफी उत्पादन में भारत किस स्थान पर रहा? ये आपका करंट का डेट आ गया। वैसे इस टाइम पे 7वें पे। सबसे पहले ब्राजील, दुनिया की आधी से ज्यादा कॉफी उत्पादन करता है। फिर वियतनाम, ये यूपीएससी में भी चूंकि पूछा गया है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। फिर कंबोडिया, ऑर्डर है जो। और भारत काफी बाद में है। ठीक। भारत में कौन सी? कुर्ग, अरेबिका, रोबस्टा, ये सब किस्में कॉफी की उगती हैं। ठीक है। आते हैं अब, निम्न में से किस उत्पाद में एग मार्क के प्रमाणीकरण की आवश्यकता है? एग मार्क क्या होता है? एग्रीकल्चर मार्क। तो ये मार्क एग्रीकल्चर आ ही गया, उसका मतलब तो क्या हो गया? जो कृषि प्रोडक्ट है। तो ये तो है नहीं कृषि प्रोडक्ट, ये भी नहीं है, तो कौन सा? दलहन। तो इसमें लगेगा एग मार्क। एक प्रकार का प्रमाणीकरण है कि ये कृषि प्रोडक्ट है, सेफ है, सुरक्षित है। अब आते हैं, भारतीय हरित क्रांति के दौरान निम्न में से किन अनाजों का अत्यधिक उत्पादन किया गया था? सबको पता है, गेहूं और चावल। इनका सर्वाधिक उत्पादन किया गया था, आज भी किया जा रहा है। कितनी प्रतिशत भारतीय जनसंख्या की आजीविका का प्राथमिक स्रोत कृषि है? जब ये पूछा गया था उस टाइम 54% का डेटा था। आज की डेट में जो मैंने बोला 46 से 47%। यहाँ से ही आपको समझ में हो जाना चाहिए कि आजीविका का प्राथमिक स्रोत की बात हो रही है ना। यही क्वेश्चन सेम बंदरों में पूछा था। तो इसमें 2/3 तो आपका केवल ये है, 66%। ये सही नहीं था, ये 54 माना था, 54 माना था। ठीक है। बंदरोगा में अब उन्होंने 1/2 मान लिया है। आगे आते हैं, निम्न में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो ये क्षेत्र तो आप समझ में आ गए होंगे, कोई शक ही नहीं होना चाहिए। प्राथमिक क्षेत्र क्या है? कृषि। भारत ने किस देश में भारत अफ्रीका कृषि और ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना के लिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कंसल्टेंसी सर्विस के साथ अप्रैल 2019 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर? करंट का था उस टाइम का, कोई इंपॉर्टेंट है नहीं अभी, लेकिन मालावी था ये। ठीक है। आगे आ जाते हैं, 2018-19 के दौरान भारत कुल कितने मिलियन टन? ये भी करंट का, ये लेटेस्ट आप इसमें अपडेट कर लेना। तो जो उत्पादन है, मैं कुछ बता दे रहा हूँ, उत्पादन एमएसपी गेहूं की, धान की, और भी चीज़ों की। ठीक है। तो एमएसपी रेट क्या है, कितना उत्पादन हुआ किस चीज़ का, ये डेटा आपके पास होना चाहिए। प्लस भारत का जो कृषि वस्तुएं हैं उसमें स्थान, कि कौन से स्थान पर भारत उत्पादन कर रहा है, और राज्यों का स्थान। ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी है। अगर इसका देखना है तो बंदरोगा के टाइम पे हमने वीडियो में दिया था, जो एग्रीकल्चर वाला वीडियो होगा उसमें ये सारी चीज़ें आपकी दी हुई हैं, पूरा डेटा हर चीज़ का। और अभी अगर आप लोग बोलोगे तो फिर से प्रोवाइड करा देंगे। कमेंट सेक्शन में देखो, जो भी चीज़ अब आपको लग रहा है कि ये चीज़ टफ है, इस चीज़ को हो जाना चाहिए, वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब तक रिस्पॉन्स नहीं मिलता है फिर ये समझ में नहीं आता है कि लोग इंटरेस्टेड खुद ही नहीं है, तो हम क्यों मेहनत करें, है ना। वो नहीं होना चाहिए। आगे आ जाते हैं, भारत के सकल घरेलू उत्पाद 2019 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र द्वारा कुल कितने प्रतिशत भाग का योगदान प्राप्त हुआ? ठीक है। तो कृषि और संबद्ध क्षेत्र, कृषि का योगदान पूछ रहे हैं कि सकल घरेलू उत्पाद में कितना। इस टाइम पे ये था जो मैंने बताया, अभी करंट का हो तो 18 के आसपास है। ठीक है। तो कृषि का अभी देख लेना, लेटेस्ट डेटा देख लेना, जीडीपी में एग्रीकल्चर का कितना योगदान है, ये बहुत ध्यान से देख लेना। सेवा का भी देख लेना, सर्विस सेक्टर का भी देख लेना, और उद्योग का भी देख लेना। अब आते हैं, कृषि निर्यात नीति 2018 का लक्ष्य वर्ष 2022 तक एक कृषि निर्यात को इतने डॉलर तक बढ़ाना था। ये था 60 बिलियन डॉलर से अधिक कृषि निर्यात होना चाहिए। निम्न में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? तो किस क्रांति ने की तिलहन के उत्पादन? तिलहन का उत्पादन आपका है पीली क्रांति संबंधित। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? बागवानी। हरित क्रांति तो पता ही है, खाद्यान्न। और श्वेत क्रांति किससे? दुग्ध। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा और मुर्गा। ठीक है, अंडा खासतौर से। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य। ये सारे नोट कर लेना। ठीक है। और जो आपकी है गुलाबी क्रांति, झींगा उत्पादन। और भूरी क्रांति उर्वरक। मुझे लगता है इससे ज्यादा क्रांतियां नहीं पूछेंगे, ये सारी चीजें आप नोट कर लेना। विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? विशेष, एक तो होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र, एसईजेड। तो एसईजेड अलग चीज होती है, उसमें निर्यात उन्मुख सारी इकाइयां होती हैं। ठीक, सेम कृषि से संबंधित होता है कि कृषि का जो उत्पाद है उसको निर्यात उन्मुख इकाई बनाओ। ठीक है। तो विशेष एग्रीकल्चर क्षेत्र सबसे पहले किसने? उत्तराखंड ने स्थापित किए थे। भारत में भी आलू के लिए क्या है आपका? आगरा।
आगे आते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो देखो बहुत सारे क्वेश्चन अब रिपीट होने लगेंगे, ठीक। तो MS स्वामीनाथन। सामान्यतः किसान क्रेडिट कार्ड निम्न में से किसके द्वारा निर्गत नहीं होता है? KCC पता है, किसानों को लोन दिया जाता है संस्थागत तरीके से, बहुत कम ब्याज दर, पहले 4% होती है, अगर आप ब्याज ना चुकाओ उस साल में तो ये 7% हो जाती है। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। कब आई थी? 1998-99 में अटल जी लेके आए थे इसको, ठीक है, उनके शासनकाल में आई थी। तो कौन है जो नहीं देता है? तो नाबार्ड होता है। नाबार्ड डायरेक्ट किसानों को लोन नहीं देता, नाबार्ड बैंकों को लोन देता है कि आप एग्रीकल्चर क्षेत्र में लोन दो। तो नाबार्ड जब इन बैंकों को लोन देता है तब ये बैंक किसको? किसानों को या ग्रामीण उद्योगों को लोन देते हैं। तो ये डायरेक्ट नहीं देता है, बाकी सब देते हैं। आगे आ जाते हैं, वर्तमान वर्ष 2014-15 में पिछले वर्ष 2013-14 की तुलना में भारत का सकल खाद्यान्न उत्पादन, फिर से करंट का है, नया डेटा, आप ये वाली उत्पादन वाला बोल ही रहा हूँ कि आपको क्या करना है, सारा उत्पादन और मेन मेन चीज़ों का, गेहूं का और चावल का देख लेना है, और पिछले वर्ष से तुलना भी कर लेनी है। आगे आते हैं, वर्ष 2014-15 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना था? तो 2014-15 में भारत का, फिर से वही आगे देख लेना, इस बार का 2022-23 में अनुमानित होगा, 2021-22 का आपका करेक्ट डेटा होगा कि कितना हुआ 2021-22 में उत्पादन। ये 308 के आसपास है, आई थिंक 308 मिलियन टन चला गया, 305-8, ये देख लेना एक बार। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है? इसको ही देख लें, 2000 के ऊपर है ये, चलो मैं बता ही दे रहा हूँ। ये तो धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य, सबसे पहले तो जो आता है ना, MSP कितनी फसलों पे दी जाती है, फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये मैंने एग्रीकल्चर जो आपका डिपार्टमेंट है उसका उठा लिया डेटा पूरा। पहले देख लो डेटा किसका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ठीक। इसने क्या दिया, व्हीट जो गेहूं है उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना रखा, 2125, नोट कर लेना इसको। गेहूं और धान का पूछा जाता है मैक्सिमम। और भी चीज़ों का देखना है, जैसे अभी मोटा अनाज चल रहा है, मोटा अनाज अभी उसमें है, तो बाजरा वगैरह का भी देख लेना है आपको। मसूर को अभी लेटेस्ट ही शामिल किया गया है, तो मसूर का देख लेना। आगे ये है सारी जो जिनके लिए MSP जारी की जाती है, पैडी। तो धान का देख लो, धान का कितना है, 2040, धान का आपका 2040 है, और ए ग्रेड धान में 20 रुपये की बढ़ोतरी है, तो ए ग्रेड धान का 2060 है, ठीक। फिर ज्वार, बाजरा, बाजरा का जरूर देख लेना, बाजरा इस टाइम न्यूज में है। सबसे ज़्यादा अगर बढ़ोतरी देखो कि सर्वाधिक बढ़ोतरी किसमें की है, तो बढ़ोतरी इधर है, ये वाला डेटा है। तो एक 523 रुपये सीसा मम, और 500 आपकी मसूर लेंटल में, और 400 मस्टर्ड में, ये बढ़ोतरी है आपकी। और टोटल नंबर ऑफ फसलें देखो तो 24 फसलें हैं। कई जगह आप देखते हो ना कि 23+1, कहीं कहीं 22+1 भी है, वो पुराने डेटा पे ही चल रहे हैं। तो आपको ये देख लेना है, आप लोगों के विजडम पे मैंने छोड़ रखा है, 2023 का एकदम लेटेस्ट डेटा है, देख लो कब का है, 2023-24 के लिए ये की गई थी जारी, डेट क्या है, 31/10/2022 को जारी की गई थी। कितनी फसलें आपकी, 14 फसलें हैं जो आपकी कौन सी हैं, खरीफ वाली हैं, और 10 फसलें आपकी रबी वाली हैं। इसमें फसलें हैं सारी, गन्ने की बात नहीं हुई, तो 24+1 होना चाहिए इस हिसाब से। तो अब देख लेना कि लेटेस्ट डेटा क्या है। आगे आ जाते हैं फिर से, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य धान का इस टाइम पता चल गया 2040, और 2115 आपका क्या है, गेहूं का। किसी फसल को सहायता देने के लिए सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा करती है? बिल्कुल अभी बात हो रही थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। आगे बढ़ते हैं, भूरी क्रांति किसको बल देने पर केंद्रित है? भूरी क्रांति की अभी मैंने बताया, सारी क्रांतियां क्या थी, उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है भूरी क्रांति। निम्न में से कौन सा पीत क्रांति से संबंधित है? इसकी भी बात होगी, तिलहन है आपका पीत क्रांति से संबंधित। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक कौन है? ये देखो, ये वाले क्वेश्चन आते हैं, बार बार आते हो, आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, या तो मिलेगा कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, या कमेटी ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग। तो जो भी एक हो आपको वो लगा के आना है, ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। बहुत लोग एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, जब आपके पास मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर पूछा जा रहा है तो आप क्यों इधर उधर का लगा के आ रहे हो? अगर आप इतने ही होशियार हो, आपको पता है कि नहीं ये वाली आपकी CSCP है
जो क्या करती है, अनुशंसा करती है, और फाइनल मंजूरी ये देती है। ये तो आपको पता है कि मंजूरी यहाँ से मिलती है, फाइनल घोषणा ये करती है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, और ये अनुशंसा करती है। लेकिन अगर एक ही ऑप्शन है तो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा, वही होगा। तो इसमें क्या है, कृषि लागत एवं मूल आयोग, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स कहीं पे दिया है, नहीं दिया है, तो आप क्यों लगा के उल्टा सीधा आ रहे हो, बाद में फिर करते हो कि आयोग पर क्लेम करें ये है वो। किस राज्य सरकार द्वारा सबसे पहले किसानों के लिए प्रमाणित बीज पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, क्या होता है, डीबीटी, डायरेक्ट आपके खाते में ट्रांसफर होगा पेमेंट, उसकी बात हो रही है। तो जो आपका बीज है, प्रमाणित बीज है, अगर आप खरीदते हो तो आपको डीबीटी मिलेगा। किस राज्य सरकार ने घोषणा की थी, उत्तर प्रदेश ने। वीडियो में ही आया हुआ है ये क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत नहीं आती है, तंबाकू बिल्कुल आती है, कोपरा आती है, पटसन आती है, कौन नहीं आता है, सब्जी और फल, क्योंकि ये डेली रेगुलर चीजें हैं, आते हैं। निम्न में से कौन सी दाल न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, तो पहले उस टाइम पे मसूर सम्मिलित नहीं थी, अब मसूर भी सम्मिलित है, तो सारी हो गई। अब तो देख लेना, मैंने एमएसपी वाला सारा दिखाया, उसमें देख लें कौन कौन है। 1965 में निम्न में से किस किसी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पहली बार घोषित किया गया, बताया मैंने, धान के लिए। क्यों किया गया था, क्योंकि हरित क्रांति लानी है, हरित क्रांति लानी है, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना है, तो यहाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की, धान का उत्पादन धड़ाधड़ बढ़ गया था। फिर गेहूं के लिए भी कर दी इन्होंने, तो गेहूं का भी बढ़ गया। इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है, कौन सा दोष नहीं है, ठीक है। कृषि विपणन मतलब जब कृषि की आप बिक्री करते हो किसी उपज की, तो भंडारण सुविधा की कमी बिल्कुल बहुत है, भंडारण सुविधा की कमी, कई बार तो अनाज ऐसे ही खुले में पड़ा पड़ा सड़ जाता है। परिवहन की कमी, ये भी बिल्कुल है। अनुकूल मंडी, क्या अनुकूल मंडी होगी तो ये दोष है, ये तो गुण हो गया ना, और मंडियां वैसे हैं। दूसरी चीज, अनुकूल मंडी की बात हो रही है तो ये गुण हो गया, दोष नहीं। मार्केट इंटेलिजेंस की कमी, हाँ ये भी बिल्कुल है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। ICAR रैंकिंग के अनुसार 2016-17 में भारत में किसी विश्वविद्यालय की सूची में इनमें से कौन सा किसी संस्थान शीर्ष पर है, ये देख लेना। कानपुर में आपका कौन सा है, एक CSJM यूनिवर्सिटी है, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी। ये भी इस मैंने कहीं न्यूज में पढ़ा था, आज से 2-3 महीने के आसपास की बता रहा हूँ, किसी न किसी चीज में फर्स्ट आई है, तो हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। इस टाइम पे तो यही था, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, हाल फिलहाल तक भी यही था, ठीक है। तो इसको एक बार आप देख लेना, अपडेट कर लेना। भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन है जो कृषि विपणन में शामिल हैं। इनमें से कौन सा ऐसा संगठन नहीं है कृषि विपणन में जो शामिल नहीं है, उनकी बात हो रही। भारत का कपास निगम बिल्कुल कपास की बिक्री करता है, भारतीय खाद्य निगम बिल्कुल एक खाद्य खरीदता है, ठीक है, खाद्य निगम जो है। कृषि लागत एवं कीमतों का आयोग बिल्कुल ये विक्रय के लिए MSP जारी करता है। भारत के कृषि निगम जो है ना, वो कृषि का विकास करता है, कृषि के विकास के लिए, विपणन के लिए नहीं। विपणन के लिए आपका क्या है, आपका नेफेड, नेशनल एग्रीकल्चर फेडरेशन, कोऑपरेटिव फेडरेशन, ये है। इसके बाद आपका FCI है, वो भी करता है विक्रय। MSP के लिए जो MSP जारी करता है CSCP, वो सब, ये सब संबंधित है। कब भारत सरकार ने किसानों को 2020 तक यूरिया सब्सिडी दी, ये आपका करंट का है तो कोई मतलब नहीं है, ठीक। 2019-20 में विपणन के लिए गेहूं का फिर से न्यूनतम समर्थन मूल्य आ गया, कितना हो गया, 2115, 2023-24 के लिए, तो ये याद रखो, पुराना याद रखने की जरूरत नहीं है। अधिक अन्न उपजाऊ अभियान किस वर्ष में प्रारंभ किया गया, जैसे हम स्वतंत्र हुए थे 1948 में ये चीज प्रारंभ की गई थी, फैक्ट है एकदम, याद कर लेना। भारत में मुख्य नाइट्रोजन उर्वरक यूरिया के लिए सब्सिडी को एक नीति के माध्यम से विनियमित किया जाता है, जिनमें से किसानों को प्रति टन, ये है, ये डेटा दिया है, डेटा उस टाइम का ही है, तो इसमें भी इंपॉर्टेंट नहीं। इस टाइम गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि दो अलग अलग तरीके से जो खाद्य सब्सिडी, उर्वरक सब्सिडी, वो दी जाती थी। कैसे, सबसे पहले जो पोषण आधारित सब्सिडी दी जाती थी कि जितने भी आपकी उर्वरक की मात्रा होगी DAP के लिए, उस हिसाब से आपको सब्सिडी दी जाएगी, और नाइट्रोजन के लिए अलग से सब्सिडी थी। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, सबको एकीकरण कर दिया, एक ब्रांड, भारत ब्रांड के तहत उर्वरक का उत्पादन होगा, और इसी के तहत एक प्रकार की सब्सिडी बेची जाएगी, ये तरीका कर दिया। इसको देख रहे हैं करंट में थोड़ा, ये वाला तो इररिलेवेंट हो गया, बट ये क्षेत्र हमें बता रहा है कि आपको किस क्षेत्र से करंट प्रिपेयर करना है, इसलिए हमने ये क्वेश्चन रखे हैं। उच्च पैदावार वाली बीजों की किस्में सोनालिका और कल्याण सोना किस फसल से संबंधित है, इतना डिटेल में अंदरूनी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये देखो, कृषि प्राविधिक, कृषि विभाग से ही संबंधित जो पेपर था उसमें आया, लेकिन फिर भी देख लो, सोना लगा है, जहां पे सोना लगेगा, सोना किसको बोलते हैं, अगर जो भी यूपी के उनको पता है, सोना बोला जाता है गेहूं को,
तो गेहूं आ जाएगा। भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितनी फसलें शामिल की जाती हैं? फिर से आ गया क्वेश्चन। 24 फसलें हैं, अभी मैंने दिखाई। आगे आ जाते हैं। पूसा हाइब्रिड 4 किसकी संकर प्रजाति है? टमाटर की। ये भी बोले बहुत डिटेल वाले क्वेश्चन है, क्योंकि ये किसी प्राविधिक जो आपका एग्जाम था। अब ये देखो, और डिटेल कैलकुलेशन वाला आ गया, ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे। अगला भी कैलकुलेशन वाला है आपका, इसको भी हम छोड़ेंगे। हाँ, इसमें थोड़ा देख सकते हैं। गन्ने के मामले में रोपण सामग्री कहाँ से प्राप्त होती है? गन्ना होता है, गन्ना के रोपण करते हैं तो ऊपर वाला भाग काट के करते हैं, तो ऊपर रखा गन्ने का ऊपरी 1/3 भाग। मार्च 2018 में भारत सरकार ने 2020 तक किसानों की यूरिया सब्सिडी बढ़ा दी। इस पहल का उद्देश्य क्या है? उस टाइम का करंट है, लेकिन इस पहल का उद्देश्य अगर देखो हम इनमें से, तो ये था यूरिया की निर्बाध आपूर्ति का उपयोग करके बेहतर कृषि उत्पादन सुनिश्चित करना। सिंपल है, सबको समझ में आया कि निर्बाध आपूर्ति हो, कृषि उत्पादन बेहतर। आगे आ जाते हैं। भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में से कौन से 2 कृषि उत्पाद हैं? निर्यात, दो निर्यात में दुनिया में, ये 2018 या 19 में आया था, शायद 19 में यूपीएससी में क्वेश्चन आया था और मेरा गलत हो गया था। इसमें था कि चावल निर्यात में दुनिया में नंबर 1 कौन है? तो भारत फर्स्ट पे आ गया था उस टाइम, चावल निर्यात। ठीक है, तो चावल में भारत सर्वाधिक, खासतौर से जो बासमती चावल है यूरोपीय देशों को करता है भारत, और चीनी निर्यात करता है। इस टाइम पे तो अभी आया कि चीनी उत्पादन में भारत, उत्पादन और चीनी उपयोग दोनों में भारत नंबर 1 हो गया। ठीक, तो चावल और चीनी, इन दोनों का। भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है? फिर से वही क्वेश्चन बार बार रिपीट करके, इस टाइम देखो तो यही है, उस टाइम पे भी यही था, 46-47 इसी के बीच में आ जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई थी? ये मैंने बता चुका हूँ आपको, अटल जी का शासनकाल था 1998-99। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष कौन घोषित करता है? फिर बोला मैंने, एक ही रहेगा इसमें, तो आपको देखना है सीएससीपी है या कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है। तो यहाँ पे क्या है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, तो वही करके आ जाना है, क्योंकि यूपी में ऐसे ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य है, तो गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य अभी बताया मैंने, 2115 रुपये। करंट का याद रखो। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी भारतीय खाद्य निगम की? तभी हुई थी 1965 में, जब कैबिनेट इसमें कृषि लागत एवं मूल्य आयोग बना था, कृषि कीमत आयोग, तभी ये बना था आपका भारतीय खाद्य निगम। 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? तो 1991 पैट का है, उसी टाइम 2022 का है। तो ठीक है, 1991 के आर्थिक सुधार हुए थे, उसमें किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? पहला बोलना रुपए का मूल्य ह्रास। अगर इसमें सबसे बड़ी समस्या पूछे तो उस टाइम विदेशी मुद्रा भंडार का संकट था, रुपए का भी मूल्य ह्रास हो रहा था, और आर्थिक नीति असफल होगी तभी ये सारी चीजें हो रही थी, तो हो तो सारी रही थी। अगर सबसे ज्यादा बोलता कि मुख्य समस्या कौन सी थी या एक समस्या बताइए, तो ये होता विदेशी मुद्रा भंडार। लेकिन इसमें बोला है कि किस किस समस्या की ओर या किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया, तो ये सारे होने चाहिए। ठीक है, नई आर्थिक नीति को समानता विकास के मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। तो नई आर्थिक नीति सबको पता है, एलपीजी है ना। क्या था ये? लिबरलाइजेशन, उदारवाद, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। उदारीकरण में मतलब अपनी जो शर्तें हैं, भारत में एफडीआई वगैरह आता है या कंपनी लगाना है कोई विदेशी कंपनी को, तो वो आपने क्या है, शर्तें उदार उदार करती, मतलब ढील दे दी उसमें। निजीकरण मतलब प्राइवेट हाथों में दे दिया। पहले बहुत सारे सेक्टर ऐसे थे, प्राइवेट कंपनियां धंधे लगा ही नहीं सकते थे, हर चीज के लिए लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस आसानी मिलता नहीं था। अब कोई भी कुछ भी लगा सकता है। ग्लोबलाइजेशन में वैश्वीकरण, दुनिया भर से जोड़ दिया मार्केट को। तो ये तीनों चीजें आई थी। एलपीजी, एलपीजी गैस भी होती है, यहाँ से भी याद कर सकते हो। आगे आते हैं। 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्न में से कौन सा था? देखो वही आ गया, दो चीजें इन्होंने दे दी, उदारीकरण और निजीकरण। जब ये दो चीजें कर दोगे तो वैश्वीकरण अपने आप आ जाएगा। निम्न में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? तो भारत में हरित क्रांति का आरंभ स्थल कौन सा था? 3 राज्य, 3 क्षेत्र थे, एक पंजाब, एक हरियाणा,
और तीसरा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो इसमें कौन सा दिया है आपका? पंजाब, तो पंजाब आ जाएगा। सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ, उससे रिलेटेड जो भी अगर क्वेश्चन घुमा के भी पूछे तो आपका हो जाना चाहिए। अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ बैचेज के बारे में, जिनको नहीं पता, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं चल पाता। RO का हमारा बैच चल रहा है, बहुत डिटेल में चल रहा है। इसका स्तर ऐसा होगा कि PCS लेवल तक। अब यहाँ से पता चल ही रहा होगा कि कोई भी सब्जेक्ट हम कराएंगे तो उसका लेवल ऐसा करा दें, कहीं भी पढ़ते हो किसी भी अच्छी से अच्छी कोचिंग में, यहाँ जैसे सारे सब्जेक्ट एक दूसरे कनेक्टिविटी बना के करा देंगे ना, कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है। वीडियो का जो न्यू वैकेंसी आई उसका भी बैच चल रहा है, BPO का। ठीक है। और जूनियर असिस्टेंट का 3 बैचेज चल रहे हैं, बहुत तरीके से तीनों कराएंगे ये। कोर्स टाइम पे यहाँ पे कवर हो जाएगा, हमारे पास टाइम रहेगा। अगर सोचो अभी जो वीडियो का एग्जाम आपका ये वाला हो रहा है, हमें सिर्फ 45 डेज मिले, हमने कोर्स अभी कंप्लीट किया है कल। अगर 15-20 दिन और मिल जाएं तो हम इसको इतनी बार रिवीजन करा दें, आपका इतने टेस्ट इतनी सारी चीज़ें करा दें, एक एक चीज़ रट जाए। तो यहाँ आपके लोगों के पास 2 से ढाई महीने का टाइम है, उसके पहले कोई एग्जाम होने वाला नहीं। अगर इससे जुड़ जाओगे, इस तरीके से पढ़ लोगे, तो शायद लाइफ में फिर दोबारा इन सब्जेक्ट को सिर्फ रिवीजन करना पड़े, पढ़ने की जरूरत। प्लस आप लोगों की जिम्मेदारी भी बनती है कि इसको शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। बैच के बारे में और जानकारी चाहिए, GS रिवॉल्यूशन करके आप सर्च करो टेलीग्राम पे, और एडमिन को मैसेज कर दो, या वीडियो के पिंड कमेंट में नंबर रहता है उस पर कॉल कर सकते हो। ये सारी जानकारी है। अब हम बढ़ते हैं फिर से अपने कोर्स की ओर। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। 2017 में मोदी गवर्नमेंट ने योजना आयोग को, नहीं 2015 में, 2015 में ही इसको खत्म कर दिया था और नीति आयोग बना दिया था। ठीक है। और अगर आप देखो तो शायद गुलजारी लाल नंदा प्रथम उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष तो PM होता है, तो प्रथम अध्यक्ष आपके कौन थे? आपके जवाहरलाल नेहरू, अंतिम थे नरेंद्र मोदी। आगे आ जाते हैं। आप लोग को कमेंट में बताना है नीति आयोग के इस टाइम पे उपाध्यक्ष कौन है। ठीक। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी? तो जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उनको कौन स्वीकृति देता था? राष्ट्रीय विकास परिषद। 1952 में इसकी स्थापना हुई, तो यही देती थी। राज्य, सारे राज्यों का इसमें प्रतिनिधित्व था। जैसे अभी भी है आपका नीति आयोग की काउंसिल है जो गवर्निंग काउंसिल, उसमें सारे राज्यों का प्रतिनिधित्व है। ठीक है। निम्न में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा कौन सा था? रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी बिल्कुल थे। उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज ये भी थे। सिंचाई भी थी, तीनों थे। जब सारी चीजें मिलके लगी तभी हरित क्रांति आई। ठीक। आगे चलते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था। उस रूसी नेता का नाम क्या है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया? मैं बताता हूँ। रूस में साम्यवादी क्रांति हुई। साम्यवादी क्रांति सबसे पहले लेनिन आया, लेकिन जल्दी मर गया ये बंदा। फिर आया स्टालिन, MK स्टालिन, तो आपके तमिलनाडु के CM है, ये अलग स्टालिन था। ये आया 1923 के आसपास, 22 या 23 में आया। ठीक। और 1953 तक रहा, 22 में आया था, 53 तक रहा। और 1925 में इसने पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। भारत इनसे प्रभावित था, तो भारत की अर्थव्यवस्था में भी पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया। अगर अर्थव्यवस्था देखो तो भारत की मिश्रित थी। तो कौन हो गया? जोसेफ स्टालिन। वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू है? तो उस टाइम जब पूछा गया था, तो जो भी होगी 12वीं होगी, 17 तक रही है। 2017 के बाद मोदी जी ने पंचवर्षीय योजनाओं की समाप्ति कर दी। अब क्या चलता है? अब विकास एजेंडा चलता है। 15 साल का एक एजेंडा चलता है, एक लक्ष्य चलता है 7 साल का, एक 3 साल का एक्शन प्लान। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये मैंने बोला सारी पंचवर्षीय लिख लेना। अगर मैंने एक जगह कभी नोट पे बना के रखा था, अगर मिल जाएगा तो PDF आपको प्रोवाइड करा देंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है। ग्रुप में बताना, ग्रुप बता दिया GS रिवॉल्यूशन। जो भी नए व्यक्ति हैं अगर जानना चाहते हैं, GS रिवॉल्यूशन ग्रुप है, टेलीग्राम पे सर्च करोगे मिल जाएगा। वहाँ पे आपकी कोई प्रॉब्लम है, किसी सब्जेक्ट को समझ में नहीं आ रही, तो नेक्स्ट क्लास उसी पे आ जाएगी। अब इसी तरीके से आपका रिवीजन चलेगा। ठीक है। तो भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें सतत विकास जोड़ दिया था। ठीक है। तो तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। पहले क्या था? तेज, शीघ्र, नहीं, तेज, विश्वसनीय और अधिक सम्मिलित विकास था पहले। फिर इसमें क्या जोड़ दिया? मतलब ये 11वीं का था और ये 12वीं का था। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है। एक था निर्धनता उन्मूलन। निर्धनता उन्मूलन 5वीं में दिया था।
और गरीबी हटाओ आपका छठी में दिया। एक बार फिर से इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेना, मैंने तो कर लिया। ठीक है। 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया। मैं बता चुका, एलपीजी आधारित थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो वैश्वीकरण भी आ गया, उदारीकरण भी आ गया और निजीकरण, ये सब संबंधित था। औद्योगिकीकरण संबंधित नहीं था, तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। आगे चलते हैं। कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय और शीर्ष संस्था, पता है नाबार्ड बैंक है। कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हो, बिना कुछ सोचे लगा दो नाबार्ड। तो कौन होगा? नाबार्ड। और जो सिडबी है, स्मॉल इंडस्ट्री, ये लघु उद्योगों के लिए है। एक मुद्रा बैंक है, माइक्रो इंडस्ट्रीज है। तो ये क्या है? सूक्ष्म उद्योगों के लिए। तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम, तीन टाइप के उद्योग होते हैं। तो मुद्रा क्या है आपका? सूक्ष्म उद्योगों के लिए है। लघु उद्योगों के लिए आपका क्या? सिडबी है। नाबार्ड ग्रामीण उद्योग प्लस ग्राम कृषि, उसके लिए। एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए है। एक्सिम बैंक, इसकी स्थापना कब? 1982 में हुई थी। नाबार्ड की स्थापना भी आपकी 1982 में हुई थी। ये सिब्रमन कमेटी थी, उसकी सिफारिश पे हुई थी नाबार्ड की स्थापना। ये सारे फैक्ट दे दिए, आगे इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये यही सारी चीजें यूज करनी है। निम्न में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की थी? इंदिरा गांधी अधिनियम लेके आई थी। बैंकिंग कंपनियां, उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण 1970। दो बार बैंकों का अधिग्रहण हुआ है, 1969 में हुआ है। 14 बैंकों का अधिग्रहण किया था जिनकी पूंजी 50 करोड़ से ऊपर थी, निजी बैंक थे, इनको सरकारी बना दिया था। फिर 1980 में हुआ था आपका, इसमें 6 बैंकों का अधिग्रहण हुआ था जिनकी पूंजी 200 करोड़ से ऊपर थी। बस ये डेटा है, ध्यान रखना। 1969 में कितने प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? बता चुका हूं, 14। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो वाणिज्यिक बैंक क्या होता है? पहले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होता है जो आरबीआई की किसमें हो? द्वितीय अनुसूची में, जिसका जिक्र हो। दूसरा चीज, ग्राहकों से लेता भी हो, है ना, ग्राहकों से पैसे लेता भी हो, मांग जमा लेता हो और टाइम जमा भी लेता हो, और ग्राहकों को लोन भी देता हो, ये सारी चीजें। तो एचएसबीसी है, भारतीय स्टेट बैंक है, आईसीआईसीआई है। सिडबी क्या है? सिडबी आपका बैंकों को, मतलब आम आदमी को नहीं देता है, ये बैंकों का पुनर्वित्तीयन करता है। पुनर्वित्तीयन मतलब बैंकों को लोन देगा, फिर बैंक उसी पर्पज के लिए आम लोगों को देंगे, तो सिडबी आ जाएगा, सिडबी। ठीक। सेम नाबार्ड है, नाबार्ड डायरेक्ट लोगों को नहीं देता। निम्न में से कौन सी संस्था भारत में मौद्रिक नीति बनाती? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। दो प्रकार की नीति होती है, एक होती है मौद्रिक नीति और दूसरी होती है राजकोषीय नीति। मौद्रिक नीति कौन बनाता है आपका? आरबीआई। आरबीआई ने एक कमेटी बना दी, 6 लोग हैं इसमें, यही हर 2 महीने में बैठक करके मौद्रिक नीति अपनी जारी करती है। मौद्रिक नीति में होता क्या है? और राजकोषीय नीति कौन? सरकार करती है घोषित, ये बजट के माध्यम से होता है। और मौद्रिक नीति मैंने बताया कि वो बैठक होती है, हर 2 महीने में ये अपनी घोषणा करती है। ठीक। अब इसमें मौद्रिक नीति में किस किस चीज का वो होता है? तो एक तो होता है आपका क्या? आरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर। हल्का सा समझा देना, बाकी क्वेश्चन आएगा तो उसको देख लेंगे। सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। ये बैंकों की कुछ जमा होती है, चलो थोड़ा डिटेल में समझ ही लो। बैंकों के पास जमा होती है, एक आप जमा करते हो, कौन सी? मांग जमा। मांग जमा क्या होती है? सेविंग अकाउंट। जब आप मांगोगे तब आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो करंट अकाउंट पूरा मांग जमा होता है, सेविंग में भी कुछ हद तक मांग जमा होता है। लेकिन आपका जो टाइम डिपॉजिट होता है, टाइम डिपॉजिट में क्या होता है? समय जमा। समय जमा में होता है आपकी जो एफडी होती है या रिकरेंट डिपॉजिट होती है, आरडी। ये आप इतने समय की एफडी करा दी तभी निकाल सकते हो, लेकिन बीच में निकाल सकते हो, बट वो ब्याज नहीं मिलेगा, ब्याज कट जाएगा। ठीक। तो एक होगी मांग जमा, एक हो गई आपकी समय जमा। तो इसको टोटल बोलते हैं नेट डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट, एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी मतलब उधार होता है बैंकों पे, जो आप जमा करते हो ना, वो बैंक को आप उधार देते हो एक प्रकार से। डिमांड मतलब होता है मांग, टाइम होता है समय जमा, समय मांग जमा बता दिया मैंने। तो जो टोटल एनडीटीएल होता है, टोटल बैंकों में जो लोग जमा करते हैं उसका 4%,
आरबीआई के पास उन्हें कैश के फॉर्म में रखना पड़ता है, इस पे इनको कोई ब्याज नहीं मिलता है। तो ये 4%, सोचो इनके अगर 100 रुपये जमा किए लोगों ने बैंक में, तो 4 रुपये इसको आरबीआई के पास कैश में जमा करना पड़ेगा। ये हो गया आपका सीआरआर। सीआरआर का रेट पहले क्या था, कम था, अब ज्यादा हो गया। पहले 3 था, 3.5 कर दिया था गवर्नमेंट ने, इसको घटाती बढ़ाती रहती, ठीक। तो ये 4 रुपये तो आपके ना, इसको बैंकों को ब्याज मिलना है, जबकि बैंक इस पे ब्याज दे रहा है। बैंक लोगों को 100 पे ब्याज देगा, लेकिन बैंक 4% जमा करेगा तो बैंक आगे अब 96 रुपये ही दूसरों को ब्याज पे देगा। बैंक किस लिए लेता है पैसा, कि वो बड़ी बड़ी कंपनियों को दे पाए निवेश के लिए, ठीक। अब दूसरा होता है एसएलआर। अब आरबीआई ने ये पैसा तो रख लिया सुरक्षा के लिए, दूसरा पैसा आरबीआई बोलता है कि अभी 90.5% है, एक बार अपडेट कर लेना नया मौद्रिक नीति क्या, कि ये 19.5% जो पैसा है टोटल आपका जो जमा था 100 में से, उसका 19.5% आपको क्या करना है, या तो गोल्ड में रखना है या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखना है। गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह होते हैं, सिक्योरिटीज होती है, इस पर गवर्नमेंट इनको ब्याज भी देती है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट को पैसा देते हैं, उनसे बॉन्ड खरीद के रख लेते हैं, और गवर्नमेंट कुछ ब्याज दर होती है वो देते हैं, ठीक। तो ये, या फिर कैश में रखना है। ये किस लिए बनाती है सरकार, कि कम से कम बैंकों के पास इतना पैसा खुद के पास रहे कि जब जो इसने जमा किया वो मांगने आए तो बैंक उसको दे पाए। ऐसा ना कि बैंक सारा पैसा जितना उनके पास आया उतना उन्होंने सामने वाले को लोन पे दे दिया, अब जिसको पैसा जिसका जमा है वो मांगने आया उसको मिले ही ना। तो एसएलआर ये हो गया, इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब देखो सीआरआर बढ़ेगा, अगर सीआरआर का रेट बढ़ा दिया तो बैंकों की जो साख सृजन क्षमता है ना, साख मतलब क्या होता है, बैंक की जो लोन देने की क्षमता। तो अगर 100 रुपये हैं, 100 में से 4 इधर चले गए और 18 या 19 जो भी है वो इधर चले गए, तो बैंकों का 23 रुपये तो डायरेक्ट यहाँ पे चला गया, फंस गया, ये वो लोन पे नहीं दे सकता। तो अब कितना, 77 रुपये ही बैंक लोन पे दे पा रहा है। अब इसको बढ़ा दे, अगर गवर्नमेंट बढ़ा देगा तो क्या हो जाएगा, 5-6 कर देगा, 6 अगर कर दिया, 19 ये है तो आपका 25 हो गया, तो आप केवल 75 रुपये बैंक। तो जो भी चीज़ बढ़ेगी, ये जितने भी रेट हैं जो बढ़ते हैं, सीआरआर हो, एसएलआर हो, रेपो रेट हो, रिवर्स रेपो रेट, अगर इन सबको बढ़ाएगा तो बैंक की लोन देने की क्षमता अपने आप घट जाएगी। और बैंक अगर लोन नहीं देगा, उसकी क्षमता घट जाएगी, तो बैंक क्या करेगा, जो आपकी जनता है या बाजार है, बाजार में पैसे की कमी हो जाएगी। पैसे की जैसी कमी होगी तो जो महंगाई बढ़ रही होती है वो धीमे धीमे कम हो जाती है, क्योंकि जब लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा तो वो खरीदेंगे कहाँ से, और खरीदेंगे कम तो मांग अपने आप कम हो जाएगी, और मांग कम हो जाएगी तो अपने आप क्या, महंगाई भी कम हो जाएगी। इस तरीके से आरबीआई क्या करता है, मौद्रिक नीति के माध्यम से 2 चीजें करता है। एक तो वो करता है कि वृद्धि दर बढ़ाने का काम करता है, और दूसरा क्या करता है, महंगाई घटाने का। जब उसको वृद्धि दर बढ़ानी होती है तो वो क्या करता है, इन सबको कम कर देगा, सीआरआर, ट्रिपल आर। तो इससे क्या होगा, मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा, मतलब ब्याज दर कम कर देगा तो पैसा मार्केट में बढ़ जाएगा। मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा तो वो क्या, निवेश करेंगे, कंपनियां निवेश करेंगी, निवेश करेंगी तो क्या, अपने आप उत्पादन होगा, वृद्धि दर बढ़ेगी। जब देखेगी कि इसके साथ में महंगाई बढ़ रही तो इन चीज़ों के रेट आरबीआई बढ़ा देगी। रेट जब बढ़ा देगी तो ब्याज दर बढ़ जाएगी, तो मार्केट में पैसा अपने आप कम हो जाएगा, लोग कम लोन लेंगे, कम लोन लेंगे तो पैसा कम होगा, और पैसा कम होगा तो क्या होगा, महंगाई अपने आप कम होगी। ये जो हमने बता दिया एक कॉन्सेप्ट, यूपीएससी लेवल का कॉन्सेप्ट है। जो भी यूपीएससी तैयारी कर रहे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा, और जब टॉपिक होगा तो बहुत डिटेल में कराएंगे, अभी तो केवल काम का समझ लो, अगर क्वेश्चन आएगा आप इतने से निकाल पाओगे, ठीक है। तो कौन सी संस्था भारत में मौद्रिक नीति बनाती है, कौन बनाती है, आपकी आरबीआई। 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है, देखो 1 रुपये का नोट सिर्फ ऐसा होता है, नोट की बात कर रहे हैं, 1 रुपये का नोट होता है जिसपे किसके, जो वित्त सचिव होता है भारत सरकार का, उसके हस्ताक्षर होते हैं। उसके बाद बाकी के सारे नोट पे आरबीआई गवर्नर के होते हैं, तो यही आ जाएगा। और सिक्के सारे सरकार ही जारी करती है, तो उस पर तो हस्ताक्षर की बात नहीं होती है, ठीक। यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे, ये देखो अब बोला सीआरआर, नगद कोषानुपात क्या है, कैश रिजर्व रेशियो, इसको घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर पड़ेगा। सीआरआर आरबीआई ने घटा दिया, तो जैसे 5 था और 3 कर दिया, तो अब बैंक कितना लोन दे सकते हैं, पहले अगर 5 पे 95 रुपये का लोन दे सकते थे जो उनके पास 100 जमा थे, तो अब वो कितना, 97 का, तो साख सृजन अपने आप बढ़ गई। तो क्या हो जाएगा, साख सृजन बढ़ जाएगी। कोई भी रेट अगर बढ़ता है तो साख सृजन कम हो जाती है, और महंगाई भी अपने आप कम हो जाती है, इतना ध्यान रखो। बाकी बताएं, रेपो रेट क्या होता है, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है, प्रतिभूतियां होती हैं, उनको अपने यहाँ गिरवी रख के जब आरबीआई बैंकों को लोन देता है तो वो हो गया रेपो रेट। एक कम टाइम की होती है, एक बैंक रेट भी होता है। बैंक रेट में क्या होता है, आरबीआई बैंकों को देता है प्राइवेट प्रतिभूतियों को रख के, प्राइवेट प्रतिभूतियों को क्या करेगा, आरबीआई गिरवी रख लेगा, उसके बदले बैंकों को लोन देगा।
रिवर्स रेपो में उल्टा होता है कि गवर्नमेंट प्रतिभूतियां आरबीआई खरीदेगी और उसके बदले में क्या करेगी, बैंकों बैंकों से क्या करेगी, नहीं बैंकों को बेचेगी। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, बैंकों को बेचेगी गवर्नमेंट प्रतिभूतियां। तो बैंकों को बेचेगी तो बैंक इनके पास, आरबीआई के पास पैसा रखेंगे, आरबीआई इनको ब्याज भी देगा। तो रिवर्स रेपो रेट से भी आरबीआई क्या करती है, एक प्रकार से बाजार से पैसा खींच लेती है। तो ये सारी चीजें हो गई आपकी। आगे चलते हैं। बैंक दर का अर्थ क्या है, बैंक दर क्या है, वही मैंने बताया कि बैंक दर वो है जो आरबीआई बैंकों को जिस दर पे लोन देता है, बैंकों को लोन देता है, ठीक है। तो देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, आरबीआई जो लेता है ब्याज दर लोन के बदले, वो 10 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, कोई सोचने की जरूरत ही नहीं, एक पे केवल वित्त सचिव को होता है, बाकियों पे आरबीआई का। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से बैंक और उसके उद्देश्य कौन सा संयोजन सही है। तो बैंक और उसका उद्देश्य का सही संयोजन पूछ रहे हैं। तो आरआरबी क्या करता है, कृषि अर्थ प्रबंधन, बिल्कुल सही है एकदम। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक। स्थापना कब, 1975 में पहला बैंक था प्रथमा बैंक, इसकी स्थापना हुई थी। 1976 में इसका अधिनियम आया जिसके तहत बहुत सारे 3 जिलों में पहले शाखा हो सकती थी, अब तो ये वाला हटा दिया है क्लॉज। क्या करता है, कृषि और ग्रामीण उद्योग इनको ही सारा लोन देता है, मैक्सिमम लोन। प्राथमिकता क्षेत्र को इसको अपना 75% लोन जो है प्राथमिकता क्षेत्र को देना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। प्राथमिकता क्षेत्र क्या होता है, 40% जो टोटल बैंकों का एनडीटीएल है, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, उसका 40% प्राथमिकता क्षेत्र को देना पड़ता है। ये बहुत डिटेल वाली चीज़ें बोले, अभी केवल उतना जानो जितना आपके एग्जाम में काम आ जाए, बाकी डिटेल में करेंगे कभी जब इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है। तो निम्न में से बैंक और उसके उद्देश्य का कौन सा संयोजन सही है, ये सही है। आईडीबीआई क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो इंडस्ट्री के लिए बनाया गया था। तो ये लघु अवधि नहीं, ये उद्योगों को लोन देता है, लॉन्ग अवधि के लिए देता है। नाबार्ड क्या है, नाबार्ड ग्रामीण और ग्रामीण उद्योग के लिए देता है, कृषि और ग्रामीण उद्योग। तो औद्योगिक ये भी गलत हो जाएगा आपका, ये भी गलत हो जाएगा। आरबीआई दीर्घावधि ऋण, आरबीआई डायरेक्ट ऋण किसी को देते नहीं, बैंकों को केवल लोन देता है आरबीआई। आगे आ जाते हैं। भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। इलाहाबाद बैंक है, पीएनबी है, यूको बैंक है, केवल ये नहीं है फेडरल बैंक, ये निजी क्षेत्र का बैंक है। भारत में निम्न में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईसीआईसीआई बैंक, इसने की थी 1998 के आसपास, ठीक है। आगे चलते हैं। एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। सहकारी समितियां होती हैं वो राज्य के अंतर्गत काम करती हैं, राज्य का विषय है, ठीक है। अभी एक सहकारिता मंत्रालय बनाया था गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने, अमित शाह उसके मंत्री हैं, क्योंकि सहकारिता इफको वगैरह बहुत अच्छी अच्छी, अमूल वगैरह सहकारिता के उदाहरण बहुत अच्छा काम करती हैं। इसमें क्या होता है, लोग आपस में मिलते हैं, आपसी हित लेके और एक संघ बनाते हैं और फिर उसमें काम करते हैं। तो कम से कम 10 लोग हों तभी एक सहकारी समिति बना सकते हो। अपने स्वयं के प्रयोग के लिए मालिक द्वारा लिए गए वस्तुओं के मूल्य को किस खाते में क्रेडिट किया जाएगा। ये अकाउंटेंट वाले उससे आ गया है, अकाउंटेंट का पेपर हुआ था, उतना डिटेल में नहीं जाना, फिर भी बता दे रहा हूँ। जो आपका खरीद खाता होता है, मालिक जो भी खरीद करता है तो खरीद खाता में डाल देता है। आयात निर्यात एग्जिम बैंक कब स्थापित हुआ, पहले भी बता चुका हूँ कि 1982 में आयात निर्यात और नाबार्ड दोनों की स्थापना हुई थी। बजट में इसका प्रावधान कर दिया था, जो बजट था उसमें इसका प्रावधान वित्त मंत्री ने किया था, इसके बाद इसकी स्थापना हो गई थी। इसका मेन काम है जो आयात निर्यात होते हैं उसको सपोर्ट करना, ठीक है, उसको ये बहुत सारी लोन वगैरह ये सब देता है। एक खाते की बात हो रही कि खाता एक सामान्य बही खाता है जो लोगों के खातों के अलावा उनकी परिसंपत्तियों और देयताओं से संबंधित है। तो उनकी संपत्ति देयताएं, वास्तविक खाता होता है जिसमें उसकी क्या होता है, खातों के अलावा जो खाते होते हैं उनकी परिसंपत्ति और देयताएं, क्या उसको देना है, लोन क्या है उसके पास, ये उसकी संपत्ति कितनी, इसका वर्णन होता है, तो वास्तविक खाते में होता है। आगे आते हैं। लेखांकन के सिद्धांत के अनुसार व्यवसाय बना रहेगा, काम करता रहेगा और कोई अंतिम निर्धारित तिथि नहीं। ये आपके लिए काम का नहीं है, ये अकाउंटेंट वाला है, मैंने मंडी परिषद में आया था, बट फिर भी बता दे रहा हूँ, ये है आपका सुनाम प्रतिष्ठान। ये जो लेखांकन होता है इसमें होता है कि आपका व्यवसाय आपका बना रहेगा और काम करता रहेगा, इसकी कोई अंतिम निर्धारित तिथि नहीं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, सबको पता है, इसमें कोई शक ही नहीं होना चाहिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रथम है। द्वितीय बैंक आपका कौन सा, पीएनबी हो गया, पीएनबी में एक दो बैंकों का विलय हुआ था कुछ समय पहले। और तृतीय बैंक आपका कौन सा हो गया है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बॉब। और इसका भी, इसमें भी 2-3 विजया बैंक और देना बैंक का विलय हुआ था, तो ये 3 हो गए, फर्स्ट
सेकंड। सॉफ्ट बैंक और फॉक्सकॉन, ये आपका करंट का है, इसको छोड़ दो, कोई नहीं, ये तो एकदम फैक्चुअल करंट है। म्यूचुअल फंड और शेयर बाजारों के लिए मूलभूत विनियामक प्राधिकार। विनियामक क्या होता है? जो रेगुलेट करता है, रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है। कौन है? सेबी, म्यूचुअल फंड के लिए सेबी है, ठीक है। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी होता है, देखते हो सेबी की रेट पड़ जाती है, जो शेयर मार्केट है वो सब चीजें। तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम ये दिया गया था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था 1955 में जुलाई में शायद इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, इसको नाम दिया गया था एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों में निम्न में से कौन सा प्रावधान नहीं? जिसने भी जॉब की हो प्राइवेट या गवर्नमेंट उसको पता है, ईएसआईसी, कर्मचारी राज्य बीमा नियम, ये आपका एक चार्ज करता है, तो ये कुछ सुविधाएं भी देता है आपको, विकलांगता लाभ बिल्कुल देता है, मातृत्व लाभ देता है, अंतिम संस्कार का भी लाभ देता है, समझे, लेकिन पुनर्वास का लाभ नहीं देता है। कोई समस्या आ जाए वो तो आपको पुनर्वास कराना होता है, वो लाभ नहीं मिलता है। भारत में कृषि और संबंधित क्रियाकलापों को निम्नलिखित किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया गया? बहुत सही क्वेश्चन है, यूपीएससी लेवल तक आता है, लोगों को समझ में नहीं आता, वो गलत करके आ जाते हैं। वो सोचते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तो अपना सारा लोन किसको देता है? कृषि क्षेत्र को या ग्रामीण क्षेत्र को, तो ये हो जाएगा। फिर कुछ लोग और चले जाते हैं, सहकारी बैंक ये भी देता है किसी से, लेकिन आपको बताएं इनकी पूंजी कितनी है ये भी तो देखो। इनकी पूंजी मुश्किल से सब मिला के 5 या 10% है, जो आपकी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की टोटल पूंजी। तो जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं ये किसी क्षेत्र को, इनको बोला गया है कि प्राथमिकता क्षेत्र को आपको कितना देना है, 40%। कम से कम कृषि क्षेत्र को आपको, कृषि और एमएसएमई मिला के 18% देना है। तो इनका तो 10% इनसे ज्यादा हो जाता है, इसलिए इनका अगर देखो तो 60% कृषि क्षेत्र को इनका पैसा जाता है। 60% पैसा किससे जाता है? अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से। बाकी ये है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब इसमें गलती मत करना। निम्न में से कौन सा संगठन भारत में सभी जिलों के लिए ग्रामीण उधार योजनाएं तैयार करता है? सभी जिलों के लिए ग्रामीण उधार योजना नाबार्ड ही करता है, ग्राम से संबंधित कुछ भी हो कौन करेगा? नाबार्ड। मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है? अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया, मुद्रा है, मुद्रा के कई प्रकार हैं, अगर कोई क्वेश्चन आगे चल के आया तो हम उसमें मुद्रा के प्रकार भी करा देंगे। मुद्रा मेनली क्या होता है? मूल्य की सामान्य माप, मूल्य की सामान्य माप, वह वस्तु जो किसी अन्य वस्तु के मूल्य की सामान्य माप रखे, जिसकी उसमें माप है। जैसे हमें किसी गाय की कीमत जाननी है, तो गाय की कीमत हम क्या मुद्रा के रूप में हम जान लेते हैं कि 100 रुपए की है, 500 रुपए की। तो क्या होता है? मूल्य का मापक होता है, किसी भी चीज के मूल्य का मापक होता है। भविष्य में किए गए लेन देनों हेतु ये क्या आधार होता है? मुद्रा। बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी मनी के प्रकार होते हैं। फिएट मनी होती है, लीगल टेंडर मनी होती है, ये भी राज्य या सरकार के आदेश से चलती है फिएट मनी। लीगल टेंडर भी क्या होती है? सरकार की मनी से चलती है। अगर लीगल टेंडर को आप नहीं ले रहे हो तो आपके ऊपर केस हो सकता है। तो जो लोग मना कर देते हैं ना, ये हम रुपए नहीं लेंगे, आप केस कर सकते हो। तो इस प्रकार से मुद्रा की एक समान प्रतिरूप मुद्रा होती है, ठीक है। तो जो आपका मान है, मुद्रा मान है, उसी के बराबर मुद्रा है। जैसे गोल्ड की मुद्रा है, सिक्का है गोल्ड का, तो 5,000 का सिक्का, 5,000 उसकी भी वैल्यू है। फिर एक सांकेतिक मुद्रा होती है, जो नोट वगैरह आपके चल रहे हैं, कि जो मुद्रा का खुद का मूल्य है, मुद्रा के मुख्य मूल्य से मुद्रा बनाने में जो खर्चा आया वो बहुत कम है। तो जो आपका 1,000 रुपए का नोट है, जैसे 2,000 का नोट है, बनाने में केवल 2 रुपए का खर्चा आ रहा है, और उसका मूल्य कितना है? 2,000 रुपए। तो इस प्रकार से बहुत सारे मुद्रा के प्रकार होते हैं। इतना जान लो कि अभी मुद्रा का क्या तात्पर्य। आगे आ जाते हैं। भारत में बैंकों द्वारा कृषि में सूक्ष्म वित्त प्रयास महिलाओं के एक छोटे समूह के गठन पर टिके हुए, उसे कहा जाता है सूक्ष्म वित्त प्रयास। देखो आजकल क्या हो रहा है, आजीविका जो है रूरल लिवलीहुड मिशन चल रहा है, उसमें क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जा रहे हैं, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाए जा रहे हैं। उनके द्वारा क्या हो रहा है, इनको सूक्ष्म वित्त प्रदान किया जा रहा है, और फिर इनको बताया जा रहा है कि आप अपना कुछ ना कुछ चलाओ, उद्योग धंधा, कुछ भी एनजीओ चलाओ, उससे चीजें बनाओ, ठीक है। तो स्वावलंबन दल, मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी, स्वावलंबन दल होगा यहाँ पे। अगर स्वयं सहायता समूह होता तो वो भी इसका ऑप्शन करेक्ट होता। आगे आते हैं। आयात निर्यात एग्जिम बैंक कब स्थापित हुआ? 1982 में, मैंने बताया दोनों की स्थापना हुई आपकी, नाबार्ड की और इसकी। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए का नोट जो होता है वहां पे वित्त सचिव होगा आपका, बाकी उससे ज्यादा के जितने भी होंगे आरबीआई का गवर्नर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, 1 अप्रैल
1935। प्रारंभ में मुख्यालय क्या था? कोलकाता। 1937 में इसका मुख्यालय कहाँ चला गया था? मुंबई। इतनी ही चीजें पूछी जाती है। आरबीआई अधिनियम 1934 में आया था। ठीक है। वह कौन सी प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत में अगस्त 2015 में बैंक के रूप में परिवर्तित? माइक्रो वित्त मतलब जो सूक्ष्म वित्त देते हैं, छोटे छोटे से वित्त के टुकड़ों में देते हैं, कम मात्रा का वित्त। ठीक है। तो बंधन बैंक था ऐसा, बट ये अभी आपका कोई वो नहीं है काम का, क्योंकि करंट का क्वेश्चन था। निम्न में से कौन सा एक द्रव्यता अनुपात है? द्रव्यता अनुपात ये आपका उस हिसाब से नहीं है। ठीक है। मेनली इसका आंसर देखो तो चालू अनुपात है, उतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा आपका। इसमें क्या होता है आपका, आपकी जो संपत्ति है, जो आपकी देयता है, देयता और संपत्ति का अनुपात होता है, चालू देयता अपन चालू संपत्ति। तो ये आपका द्रव्यता अनुपात निकल आता है। ऐसा राज्य जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, इंपॉर्टेंट है। सिक्किम और गोवा दो राज्य हैं जहां पे आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, कितने बैंकों का हुआ? 6। पहले वाले में कितने का हुआ था? जो 1969 था उसमें कितने का हुआ था? 14 का। 1980 है उसमें कितने का हुआ? 6 का। नाबार्ड की स्थापना किस बात हुई? देखो अब सब रिपीट हो रहे हैं तो आप आराम से कर जाओगे। मुझे लग रहा है 300 क्वेश्चन अगर आपके इकोनॉमिक्स पे हो गए तो जितने भी लोअर पीसीएस उसके पेपर हैं आप आराम से कर जाओगे, कॉन्सेप्ट भी सारे समझा दिए जा रहे हैं आपको। तो 1982 है। आगे आते हैं, भारत में मुद्रा आपूर्ति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। मुद्रा आपूर्ति के मापन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। M1 M2 M3 M4 क्या होता है? थोड़ा सा बताए दे रहा हूं। क्या होता है आपकी मुद्रा? एक होता है मुद्रा, देखो समझ रहे हो, कैश प्लस बैंक जमा, बैंक में जो आप जमा करो, ये टोटल मुद्रा होती है। ठीक, ये टोटल 23 से 24 लाख करोड़ रुपए पैसे होते हैं जो घूम रहे होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आपके पास 2 लाख रुपए हैं तो वो आपके यहाँ काउंट हो गए, आपने बैंक में दिए, बैंक ने किसी और को लोन दिया तो फिर से वहाँ 2 लाख काउंट हो गए, वो भी 2 लाख का यूज करेगा, वो आगे किसी और को दे दे। इस तरीके से मुद्रा गुणांक होता है एक M0। तो ये 23-24 लाख करोड़ होते हैं लेकिन गुणांक 6 से 6.5 तक होता है। तो मतलब 140 लाख करोड़ का काम करती है ये मुद्रा। ये तो हो गया आपका बेसिक। अब M1 M2 M3 बताते हैं। एक आप क्या करते हो, बैंक में अपने पास कैश रखते हो तो लोगों के पास कैश। दूसरा हो गया मांग जमा। मांग जमा मैंने बता दिया कि वो जमा जब आप मांगोगे तुरंत मिल जाएगा। इसमें कौन सा अकाउंट होता है आपका? एक तो करंट चालू खाता, दूसरा कुछ हद तक सेविंग अकाउंट में भी आपको जब मांगो मिल जाता है। तीसरा हो गया टाइम जमा। टाइम जमा में क्या होता है? एफडी होती है और आरडी होती है, एफडी प्लस आरडी। 3 जमा हो गए। चौथा जमा होता है आपका जो डाकघर में जमा करते हो। डाकघर में एक पूछा जाता है कि डाकघर में कौन सा खाता नहीं खुलवा सकते हो? डाकघर में आप चालू खाता, करंट अकाउंट नहीं खुलवा सकते हो डाकघर में। ठीक है, पहला तो फैक्ट है। तीसरा जो डाकघर जमा होती है ना, वो आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को लोन दे रहे होते हो। गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है डाकघर, यहाँ पे आपने जमा किया, कुछ ब्याज दर है, गवर्नमेंट आपको लौटाएगी, लेकिन एक प्रकार का क्या है, ये लोन है, लोक लेखा निधि में जाता है। तो ये हो गई 4 प्रकार की जमा, कैश मांग जमा। अब जो M1 होता है, M1 में क्या क्या आता है? कैश आता है, जनता के पास जो कैश है, प्लस जो मांग जमा है वो आती है, प्लस आरबीआई के पास भी कुछ जमा होता है, लोगों का डायरेक्ट खाता होता है जो आरबीआई के अधिकारी होते हैं उनके। तो आरबीआई के पास व्यक्तियों का जमा, ठीक है, अन्य जमा जो होता है वो हो, तो ये M1 हो गया। M2 मुद्रा क्या होती है? M2 में आ जाता है आपका मांग जमा प्लस डाकघर जमा। M3 में क्या आ जाता है? मांग जमा प्लस टाइम जमा, जो समय जमा है आपकी। यहाँ पे डाकघर जमा छोड़ दी M3 में, और M4 में M3 प्लस डाकघर जमा आ जाती है, M3 प्लस डाकघर जमा। बस यही पूछ रहा है कि M1 क्या है? जनता के पास उपलब्ध मुद्रा प्लस बैंकिंग प्रणाली में क्या है? मांग जमा। आरबीआई में अन्य जमा को इंगित करता है, ठीक। और M4 क्या है आपकी? M3 प्लस डाकघर की जमा को इंगित करता है। इसमें इन्होंने माना ए है लेकिन होना चाहिए 1+2 2। ए जो है आपका क्वेश्चन कि डाकघर की जमा को, लेकिन डाकघर की समस्त जो जमा है वो थी, कुछ भाषा का फेर किया था इन्होंने, वो देख लेना आप लोग। निम्न में से कौन विनिवेश आयोग से संबंधित है? विनिवेश आयोग एक बनाया गया था, विनिवेश जानते हो, डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट
हर बार बजट में एक प्रावधान रखती है कि हमें 1 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट करना है। जो सरकारी कंपनियां हैं, सरकार का पैसा लगा है, उसमें अब उनके शेयर गवर्नमेंट बेच देती है प्राइवेट कंपनी। इसी को बोलते हैं विनिवेश। ठीक है, निवेश को हटा लेना आपने। तो इस आयोग से संबंधित थे जीवी रामकृष्णा। अवमूल्यन का अर्थ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें बहुत लगना है। 2 प्रकार की चीजें होती हैं। अवमूल्यन मतलब रुपए का या किसी भी चीज का मुद्रा का भाव गिरना। रुपए के हिसाब में देख लेते हैं, का भाव गिराना, गिरना नहीं होता है। अवमूल्यन सरकार खुद करती है। और एक होता है मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास क्या होता है, ये अपने आप गिरता है बाजार के आधार। तो यहाँ मूल्य गिरना होता है और यहाँ मूल्य गिराना। अवमूल्यन जब सरकार अपने मुद्रा का खुद ही भाव गिरा दे। ये क्यों करती है सरकार, इससे क्या होता है, जब भाव गिर जाए तो यहाँ की वस्तुएं क्या हो जाएंगी, भारत की वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। सस्ती हो जाएंगी तो बाहरी लोगों को सस्ती पड़ेंगी, तो निर्यात आपका बढ़ जाएगा। प्लस आपके रुपए की वैल्यू घट गई, तो $1 के सापेक्ष अगर पहले 50 था, अब हो गया 75 रुपए हो गए। तो आप क्या करोगे, बाहर से जो चीजें मंगाओगे जो 50 की पड़ती जो आपकी 50 रुपए की पड़ रही है, वो आप कितने की पड़ने लगी, 75 रुपए की। ठीक है, तो 75 रुपए की चीजें आपकी पड़ रही हैं, तो आप क्या करोगे, जो आयात करते हो वो अपने आप कम कर दोगे। तो इससे क्या होगा, चालू खाते का जो घाटा है ना, वो कम हो जाएगा और विदेशी मुद्रा भारत में बची रहेगी। ये करते हैं खासतौर से जो भुगतान संतुलन है उसके लिए। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका वो है। तो इसमें क्या होता है, घरेलू मुद्रा के स्थान पर एक नई मुद्रा का चालू, ये गलत है, ये गलत है। अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना, ये सही है। आगे आ जाते हैं। वर्ष 2016 में भारत के रिजर्व बैंक के नए गवर्नर के रूप में किसे मनोनीत किया गया है। ठीक है, तो वर्ष 2016 की बात हो रही है। भारत के रिजर्व बैंक के नए गवर्नर के रूप में किसे मनोनीत किया गया, तो ये तो उस टाइम का करंट का है, कोई अभी उपयोगी है नहीं। आगे चलते हैं। किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, 1969। इसमें जो ऑप्शन है जुलाई 2018 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, ये भी आपको उस टाइम का करंट है, कोई नहीं। बिटकॉइन क्या है, तो बिटकॉइन आभासी मुद्रा है, डिजिटल मुद्रा है, कोई इसमें शक नहीं होना चाहिए, और ब्लॉकचेन तकनीक पे काम करती है। सारे नोट्स पे वितरित होती है। अगर आप देखो जो ब्लॉकचेन तकनीक होती है तो सबको वितरित होती है, सबको दिखती है प्रतिलिपि, लेकिन कोई इसमें चेंज नहीं कर सकता। इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है। तो बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार कौन कौन से, CRR SLR को कम करना, इससे क्या होगा, बैंक की साख सृजन क्या हो जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी। तो ये एक सुधार था जो नरसिम्हन कमेटी 2 बार बनी, नरसिम्हन 1 और 2, उसने बोला है ये सुधार था। ठीक है, कि इसको कम करो जिससे बैंकों के पास उधार देने के लिए ज़्यादा पैसा हो और बैंक ज़्यादा कमाए तो अच्छी स्थिति होगी। ब्याज दर का विनियमन, ये भी ब्याज दर को एक विनियमित भी करना चाहिए आम लोगों के लिए भी। नई पीढ़ी बैंक, नई पीढ़ी के बैंक जो हैं आपके, वो क्या, उनकी स्थापना करना, ये भी एक प्रकार का सुधार है। वर्धित SLR, अगर SLR को आप बढ़ा दोगे तो बैंकों की साख सृजन क्षमता कम होगी कि बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब उनकी साख सृजन क्षमता कम हो जाएगी तो ये अपने आप में सुधार थोड़ी है, ये तो उनके सुधार को कम करना है। तो यही ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। संसद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ सहायक बैंकों को मर्ज करने के लिए स्टेट बैंक निरस्त संशोधन कानून पारित किया था। उस टाइम पे किया था, 6 बैंक जो थे ना, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, पटियाला, ऐसे करके थे, उनको सबको मर्ज कर दिया था। तो ये आपका उस टाइम का करंट है। नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है, नेशनल, NA से नेशनल है पूरा, ठीक है, बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये है इसका। वीडियो में ही पूछा गया है। स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा विमुद्रीकरण का प्रयास कब हुआ। विमुद्रीकरण समझ रहे हो ना, पैसा जो आपका 1000 और 500 के नोट हटाए गए थे, तो 1946 में पहली बार हुआ था। तब 10-10 हजार के नोट चलते थे, वो हटाए गए थे। फिर 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार थी, उस टाइम पे भी नोट 500 के थे, 100 हजार के थे, 10 हजार के, ये शायद हटाए गए थे। ठीक है, तो दूसरा विमुद्रीकरण कब हुआ था आपका, 1978 में। आगे चलते हैं। किस अधिनियम में एक ऐसा प्रावधान है जो भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार देता है। देखो जो भी जितने भी प्रावधान है अगर RBI से रिलेटेड हैं
तो आरबीआई का जो अधिनियम है उसी में ही है, तो आरबीआई अधिनियम की धारा 7 में, और कोई बात होगी नहीं। जब आरबीआई से रिलेटेड है तो जो आपका आरबीआई एक्ट है उसकी बात हो गई है, वो 1934। अब इसमें कुछ सुधार भी करना है तो यहीं पे गवर्नमेंट सुधार करती है, अलग से कानून नहीं लाती। आरबीआई की जब स्थापना हुई तब इसका केंद्रीय कार्यालय कहाँ था? कोलकाता में 1935 में, और 37 में कहाँ पहुंच गया था? मुंबई। इनमें से कौन सा बैंक और उसकी टैगलाइन के बीच एक असंगत मिलान है? तो ये टैगलाइन आपको याद करनी पड़ेगी, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी रख दी है, देख लीजिए क्या क्या टैगलाइन है किस बैंक की। ये भी पता होना चाहिए, पूछ लेते हैं कभी कभी। तो क्या है भारतीय स्टेट बैंक का? ए बैंकर टू एवरी इंडियन, कोटक महिंद्रा बैंक, लेट्स मेक मनी सिंपल, देना बैंक, ट्रस्टेड फैमिली बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, द नेम यू कैन बैंक अपॉन, इंडियन बैंक, योर ओन बैंक, केनरा बैंक, टुगेदर वी कैन, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, ए ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट। ये सारी टैगलाइन है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। फिर से चलते हैं अपने टॉपिक पे। अगला देखते हैं, भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास है? तो सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार है भारत सरकार। भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो बैंकिंग लोकपाल क्या होता है? लोकपाल तो पढ़ा होगा, एक लोकपाल होता है जो भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए। बैंकिंग लोकपाल आरबीआई ने बोला था बैंकों को कि जब बैंकों की कोई शिकायत होगी तो वो तो किसी के पास कर सके आदमी, तो आरबीआई एक अधिकारी की नियुक्ति करता है बैंक के लिए, वो लोकपाल होता है। जब बैंक से आपकी शिकायत का क्या हो, निर्गमन ना हो, शिकायत के लिए ना हो, तो आप लोकपाल के पास कर सकते हो। तो बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। यही सही हो जाएगा, तो एक ही पूछा गया। आगे चलते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण योजना, ये करंट का है, कोई मतलब नहीं है। पुनर्पूंजीकरण क्या होता है वो समझ लो, कि बैंक जो होते हैं ना हमेशा घाटे में चलते रहते हैं, एनपीए उनका बढ़ जाता है। एनपीए वो होता है जिसकी 90 दिनों या उससे ज्यादा से किस्त ना आ रही हो, ठीक है, तो वो एनपीए हो गया। कई बार वो पैसा खा लिया जाता है, तो बैंकों को अब एक आधार पैसा तो चाहिए ना, तब तो बैंक आगे काम कर पाएंगे। तो क्या करती है गवर्नमेंट, बैंकों को पैसा अलग से देती है कि इससे चलते रहे, एनपीए बढ़ते रहे, फिर भी बैंक डूबे ना। तो यही है पुनर्पूंजीकरण। घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजर्व बैंक जो पैसा जारी करता है ना, पैसा छापता है, तो वो होती है मिनिमम एमआरएस प्रणाली, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ठीक है। इसके तहत रिजर्व बैंक पैसा छापता है। इसमें क्या होता है, 200 रुपये, 200 करोड़ रुपए होने चाहिए, ये रिजर्व रखता है। 200 करोड़ में क्या क्या, 115 करोड़ का सोना होना चाहिए, और बाकी का बचा हुआ है गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज हैं, या वो हों या विदेशी मुद्रा हो। इस आधार पर रिजर्व बैंक पैसा छापता है, ठीक। अब इसमें जो मेन चीज है, गवर्नमेंट अगर पैसा छपवाए तो गवर्नमेंट क्या होती है, अपने बॉन्ड दे देती है। सिक्योरिटीज क्या होता है, गवर्नमेंट ने एक बॉन्ड दे दिया, लिख के दे दिया केवल एक पेपर पे कि इतने की हम तुम्हें गारंटी देते हैं, बस। अब रिजर्व बैंक पैसा उतना छाप देगा। जब वो पैसा छाप देगा तो इतना पैसा अर्थव्यवस्था में एक्स्ट्रा आ गया। वस्तुएं तो उतनी ही है, वस्तुएं क्या है उतनी ही है, पैसा एक्स्ट्रा आ गया, इसी को बोलते हैं घाटे का वित्तीयन। पहले तक होता था, अब ये समाप्त कर दिया गया। अब भारत में घाटे का वित्तीयन नहीं होता, पैसे नहीं छपते। पैसे अब किस बेस पे छपते हैं कि अगर विदेशी मुद्रा भर जाए, तो विदेशी मुद्रा भर जाए तो क्या होगा कि भारत में विदेशी मुद्रा आई और उसके बदले उतने रुपए उन लोगों को दे दिए भारत ने। अब मुद्रा वो रखी है तो और उतने रुपए तो छापने पड़ेंगे ना, तो विदेशी मुद्रा के बदले ही सिर्फ रुपए छपते हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे रुपए नहीं छपते हैं, ठीक है। घाटे का वित्तीयन इसी को बोलते हैं कि जब गवर्नमेंट के आदेश पे क्या कराया जाए, पैसा छापा जाए, वो बंद हो गया। को अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा कि जब पैसा मार्केट में पैसा आ गया, एक्स्ट्रा पैसा आ गया, वस्तु सेवाएं उतनी है, तो मूल्य अपने आप बढ़ जाएंगे, मुद्रा स्फीति बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मुद्रा स्फीति बढ़ जाती है, ये सही हो जाएगा। आगे आ जाते हैं। अब अस्फीति क्या होती है, एक मिनट, ये थोड़ा समझा ही देता हूं। एक होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति, जब वस्तु तथा सेवाओं के सामान्य मूल्यों में लगातार बढ़ोतरी हो जाए, बढ़ोतरी हो, तो ये हो गया मुद्रास्फीति। एक होता है अस्फीति, कि वस्तु तथा सेवाएं हैं, इनके मूल्य में तो वृद्धि होती है, लेकिन जो मूल्य रेट होता है वो कम होता है, बढ़ने का जो दर होता है ना वो कम। जैसे पहले बढ़ रहे थे, मूल्य बढ़ रहे थे वस्तुओं के,
4% की दर से। पहले जो पिछले साल 100 रुपये की वस्तु थी, अब 104 हो गई। लेकिन अगली बार ये जो बढ़ेगी तो सिर्फ 2% की दर से बढ़ेगी। तो ये हो गई अस्फीति कि मूल्य तो बढ़ेंगे लेकिन मूल्य बढ़ने की जो दर है ना वो कम हो जाएगी। एक होती है डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन के बाद डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होती है, हिंदी इसका देख लेना क्या होता है, हिंदी में थोड़ा इकोनॉमिक्स आप अंग्रेजी में बहुत सारे टाइम अंग्रेजी में ही पढ़ने होते हैं। तो ये अस्फीति क्या होती है आपकी, डिसइन्फ्लेशन। और डिफ्लेशन क्या होती है, जब वस्तु के मूल्य बढ़ने की जगह घट जाए। पहले 100 की आ रही थी, अब ये 98 की आने लगी इस साल। इसमें क्या होता है, मंदी आ जाती है, क्योंकि कंपनियां जो होती है उनको घाटा होने लगता है। घाटा होने लगेगा तो उत्पादन कम कर देंगे, उत्पादन कम कर देंगे वो तो क्या, लोगों को नौकरी से भी निकालेंगे। फिर जब उत्पादन ही नहीं हो रहा है, नौकरी से निकालेंगे तो लोगों की आय भी कम हो जाएगी, आय कम हो जाएगी तो उनकी क्रय शक्ति कम हो जाएगी। जब उनकी क्रय शक्ति कम हो जाएगी तो वो खरीद नहीं पाएंगे, तो फिर से उत्पादन करेगा और देश एक प्रकार की मंदी में फंस जाता है। तो जो आपकी डिफ्लेशन होती है इससे मंदी आती है, डिसइन्फ्लेशन आपकी ठीक ठाक काम करती रहती है। इसलिए महंगाई, नियंत्रित महंगाई किसी भी देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। अब आते हैं वह स्थिति जब एक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है। तो वही पैसा ज्यादा हो गया, वस्तु सेवाएं उतनी है या कम है, तो क्या हो जाएगा, अपने आप मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। इसको नियंत्रित करने के लिए आरबीआई क्या करेगी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, इसके बाद मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये क्या होता है, आरबीआई बैंकों को जो टोटल एनडीटीएल है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, जो कुल जमा है बैंकों की, उसके 2% तक देने के आधार पे आरबीआई से ये लोग उधार ले सकते हैं बैंक, ठीक है। तो वो होती है। इन सब चीज़ों को आरबीआई क्या कर देती है, अगर मुद्रा कम करना है तो इनको बढ़ा देगी, तो अपने आप बाजार में मुद्रा कम हो जाएगी और मुद्रास्फीति भी कम हो जाएगी। अब आते हैं तलपट किस उद्देश्य से बनाया गया। ये अकाउंटेंट वाला है, ये आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन इसका आंसर जान लो, लेखांकन प्रविष्टियों की गणितीय शुद्धता की जांच। आगे चलते हैं, लक्ष्मी विलास बैंक तमिलनाडु का 93वां वर्षीय बैंक, मुंबई की, ये भी विलय हुआ था, इसका करंट है उस टाइम का नहीं, आपके लिए जरूरी है। वैसे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के साथ विलय हुआ था। आगे चलते हैं, मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो जो मैं बता चुका हूँ कि 2019 तक की बात हो रही, हाँ ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा बॉब है आपका, द्वितीय पीएनबी और प्रथम एसबीआई है। 100 की भारतीय मुद्रा राशि कितनी भाषाओं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है फैक्चुअल क्वेश्चन। दो भाषाएं आपकी हिंदी और अंग्रेजी आगे रहती है, हिंदी और इंग्लिश, और 15 भाषाएं पीछे, टोटल 17 भाषाओं में लिखा जाता है। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है। निजी निवेश क्या होता है, फैक्ट्रियों में निवेश, कंपनियां जो निवेश करें, तो कंपनियां कब निवेश करेंगी, ब्याज दर बढ़ेगी तो निवेश कम हो जाएगा, क्योंकि ब्याज दर आम आदमियों के लिए ज्यादा ब्याज दर की बात नहीं होती है। आम आदमी तो कम पैसा लेना है, उसको लोन लेना ही नहीं है, लेगा नहीं। ब्याज दर का सीधा इम्पैक्ट पड़ता है कंपनियों पर, जो कंपनी वाले हैं निजी क्षेत्र उस पर। ब्याज दर बढ़ेगी तो ये लोन कम लेंगे, लोन कम लेंगे तो ये निवेश भी कम करेंगे। शेयरों की कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी तो भी निजी निवेश कम हो जाएगा। नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति ये हो जाए कि नई पूंजी जो लगा रहे प्राप्ति बढ़ जाए, इस पर कि अनुमानित प्राप्ति बहुत, कमाई का बहुत अवसर है, तो अपने आप निवेश बढ़ने लगेगा। तो इसका आंसर क्या है, सी हो जाएगा। फेमा का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, पहले फेरा चलता था, FERA 1973 में आया था, बहुत खतरनाक कानून था, इसके तहत सीधा जेल भेज देते थे। जेल तो अभी भी भेजा जाता है, और पहले सीधा ना नियंत्रण किया जाता था, रेगुलेशन। अब क्या हो गया, मैनेजमेंट, प्रबंधन किया जाता है। तो अब इसमें बहुत उदार शर्त है, पहले विदेशियों को बहुत ज़्यादा भेजा गया, तो विदेशी क्या डरती थी कंपनियां हैं निवेश करने में। अभी देखते हो ना, ये सब मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो केस लगता है, ये इसी के रिलेटेड लगता है। तो ये सब केस लग जाते हैं, अभी भी 6-6 7-7 महीने से इनकी जमानत नहीं हो रही है, जो आपके मनीष सिसोदिया वगैरह है। बाकी और केस में जमानत हो जाती है, ये मनी वाला ऐसा केस होता है ना, आपको कोई भी कोर्ट जमानत नहीं दे पाता, इतना कठोर बनाया गया। और जब अभी इतना मजबूत है, तो उस टाइम सोचो जब ये फेरा था, फेमा आपका आया 2000 में, आपका फेमा लेके आई गवर्नमेंट की थोड़ा उदार शर्तें बनाए, दुनिया डरे ना हमसे, तो ये फेरा। तो फेरा क्या था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था, और फेमा क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, विदेशी मुद्रा वाला जो है। अप्रैल 2019 में रिलायंस जियो, ये तो अपना करंट का हो गया, उस टाइम का कोई इंपॉर्टेंट नहीं। रिलायंस म्यूचुअल फंड ने निम्न में से किस कंपनी के साथ आवाज आधारित, एक गूगल था बट ये काम का नहीं है आपका, ये भी करंट का है। बस ये करंट के सेक्टर जान लो कि किस सेक्टर में आपको पढ़ना है।
भारत में पूंजी निवेश के लिए वर्ष 2016 में सार्वजनिक निजी साझेदारी के लिए किस राज्य को अति अनुग्रहित, सार्वजनिक निजी जो पीपीपी होती है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसमें अति अनुग्रहित यूपी ही था इस टाइम पे। निम्न में से कौन सा क्रेता एकाधिकार का एक उदाहरण है? क्रेता एकाधिकार क्या होता है? जब विक्रय करने वाले बहुत सारे, विक्रय करने वाले बहुत सारे, इतने सारे, और क्रय करने वाला एक मात्र, तो क्या होगा? क्रेता एकाधिकार। जैसे डिफेंस सेक्टर है, डिफेंस में बहुत सारे लोग होते हैं, ये पार्ट्स चाहिए, लोहा बनाने वाला अलग है, ट्रक बनाने वाले, लेकिन खरीदने वाले कौन है? केवल डिफेंस सेक्टर। तो ये क्या हो गया आपका? क्रय, क्रेता एकाधिकार। ऐसा ही है कि चाय वगैरह आप कोई भी कहीं उगाए, लेकिन चाय बोर्ड खरीद लेता है, तो इसका क्रेता एकाधिकार है। ठीक है। ओपेक क्या है? ये विक्रय करता है तेल का, जो भी तेल दुनिया भर के है ना, ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑयल, नहीं, ऑयल प्रोडक्शन कार्टेल है ओपेक का। इसका देख लेना क्या होता है फुल फॉर्म, अभी बताऊंगा मैं, थोड़ी देर में आ जाएगा। तो ठीक, कंट्रीज ऑफ द ऑयल प्रोडक्शन ऐसे करके। ठीक, तो ये 13 देशों का समूह है, और ये क्या करता है? तेल का एकाधिकार इनके पास रहता है, जिनको तेल की बिक्री वगैरह करनी होती है, उत्पादन वगैरह, तो इनका कौन सा है? विक्रेता एकाधिकार है। और चाय बोर्ड का आपका क्या है? क्रेता एकाधिकार। यहाँ पे आपका हो गया है खत्म। एक पार्ट और इसका आ जाएगा, तो मुझे लगता है फिर इसके बाद इकोनॉमिक्स में किसी भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं होगी। बार बार इस चीज़ को देख लो और नोट कर लो जो भी पॉइंट है। जो फैक्ट्स मैंने बताए हैं कि ये फैक्ट्स इस ओर आपको कलेक्ट कर लेने हैं करंट से रिलेटेड, वहाँ पे मेहनत कर लेना, तो आपका ये पेपर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।